नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीक जो आप लोगों की एक्सरसाइज थी टॉप क्वालिटी कंपनीज ढूंढने पे पिछले से पिछले हफ्ते आप लोगों ने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे काम किया और हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे धंधे बढ़ते जा रहे हैं और हमें वो इंडस्ट्री पे फोकस करना है जहां पे धंधे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि उनमें से कुछ कंपनियां हमें मिले जो धंधों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। ये वीक का जो हमारा दोस्तों टास्क था सबका मिलके, वी वर इन द सर्च ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। ये दोस्तों जो टास्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ जो उद्योग, कुछ इंडस्ट्रीज जो आइडेंटिफाई की थी, उनमें से अब हमारा काम था चलो खिलाड़ी कंपनी ऐसी ढूंढे जो धंधा करने में सक्षम हो। लेट मी राइट डाउन हियर। मैं यहाँ पे हायरार्की से लिखता हूँ। सबसे पहला मेरी नजर जानी चाहिए उस कंपनी पे, कोई भी इंडस्ट्री में जो सेल्स तगड़ा करना जानती हो, क्योंकि जो सेल्स तगड़ा करती है वो अपना मार्केट शेयर अच्छा बनाए रखती है, बढ़ाती रहती है। और धंधा जब हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं दोस्तों। कई कारण हो सकता है वो कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रही हो, वो कंपनी ब्रांड बेच रही हो जिससे उनको रिपीटिंग ऑर्डर मिलते जाते हैं। हो सकता है उनकी आफ्टर सेल्स अच्छी हो सकता है उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है उनका मार्केटिंग प्लान बढ़िया हो। अब ये बहुत सी चीजें हो सकता है में आती है। लेकिन दोस्तों जो कंपनियां बिल्कुल धंधा नहीं कर पाती है, वहां पे तो क्या देख सकते दोस्तों हम लोग, नथिंग टू सी देयर, राइट। वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये होगा वो होगा। तो पहला ध्यान हम उन कंपनियों पे डालते हैं, हमें अलग अलग इंडस्ट्री में ये पता रहे कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी लीडिंग कंपनीज है जहां पे मुझे ध्यान रखना चाहिए। बाइंग नहीं, मैं कह रहा हूं ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ दोस्तों? सेल्स। फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो लीडिंग कंपनीज है, मैं पूरे झुंड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 100 कंपनियां हैं आपके सेक्टर में, उसमें से ऑलरेडी 50 कंपनियां तो बाहर निकल गई। 50 नहीं, 50 to 80 कंपनीज यहाँ पे बाहर निकल जाती है। कुछ 5-10 कंपनी बचती है जिन्हें हम लीडिंग कंपनीज अपने सेक्टर की कहते हैं। अगर वो सेक्टर में खाली 20 कंपनी है तो वहां पे आपको 2-3 कंपनी मिलती है जो लीडिंग होती है, जो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम वही लीडिंग कंपनियों में देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं। अब दोस्तों अगर उनके मार्जिन अच्छे हो तो अगेन यहाँ पे 10 बातें हो सकती है कि क्यों इनके मार्जिन अच्छे हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट अच्छा है, हो सकता है कम डेप्थ है, हो सकता है ये कारण वो कारण, हजारों कारण हो सकते हैं, पर आखिर में रिजल्ट क्या दे रहे हैं कि यस वो आपको ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। तो एक कंपनी जो 100 रुपए का धंधा करती है, दूसरी कंपनी सेम धंधा करती है 100 रुपए का, पर एक कंपनी जब घर पे ज्यादा पैसे ले जाती है 10 रुपए, दूसरी कंपनी के हाथ में खाली 2 रुपए रहते हैं, तो वो 2 रुपए में भी कहाँ कहाँ बांटेंगे, कितना हमें डिविडेंड मिलेगा, क्या हमारे पास आएगा। तो बेहतर वो कंपनी हुई जिनके मार्जिन अच्छे हो। तो इसी हायरार्की में देखें, पहले सेल्स हमने देखा, जब हम रिटायर, हमने टेस्ट एग्जांपल किसका लिया था? डिपार्टमेंट स्टोर का। हमने जाना कि लिस्टेड कंपनियों में डीमार्ट सबसे बड़ी है, राइट। डीमार्ट के मार्जिन भी दूसरों से अच्छे हैं। पहले हमने सेल्स देखे, फिर मार्जिन देखे, राइट। सेल्स और मार्जिन में काफी कहानी आ जाती है। फिर हम दोस्तों ICR यानी कि डेप पेइंग कैपेसिटी और डेप टू
इक्विटी, ये दोनों चीजें दोस्तों हम साथ में देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनकी चार चीजें अच्छी है उनका ऑब्वियस होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो जब प्रॉफिट आता है तब बात होती है ना, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, जब ये सब चीजें होगी कंपनी के पास, राइट। तो चौथी चीज हमने देखा रिटर्न ऑन इक्विटी किसका बढ़िया बैठता है, और इन पैरामीटर के बेस पे कम से कम हम ये 100 के झुंड में से 1, 2, 3 तगड़ी कंपनी ढूंढ पाते हैं, तो कंपनी हमें आने वाले 10-15 साल तक साथ दे सके, राइट। 1, 2 और 3 कंपनीज, राइट फ्रेंड्स। तो अब कितना बाइफर्गेशन हो गया, हमने 97% कंपनी को बिल्कुल हटा दिए, जिनको देखना ही नहीं है, 10 साल नहीं 15 साल नहीं देखे ही क्यों। देखो 10 साल पहले यही रिसर्च मैंने किया था, यही सारी इंडस्ट्रीज पे मैंने किया हो। अब उस समय जितनी इंडर कंपनियां मैंने बाजू में हटा दी दोस्तों, आज भी मैं खुश हूं कि अच्छा है मैंने ये सब कंपनियों को इतने बरसों से नहीं देखा है। मुझे भी बरसों पहले यही टीटी के प्रेस्टीज, यही रिलैक्सो, यही एशियन पेंट, यही एचडीएफसी बैंक, यही एचडीएफसी, यही सब कंपनियां मिली, यही जुबिलेंट फूड, जो दोस्तों आज भी आपकी लिस्ट में है, राइट। तो कंपनियां दोस्तों चेंज नहीं होती है, राइट। अब आप लोगों ने जब इस पूरे काम किया है दोस्तों, इस बार मैंने वीडियो, कुछ वीडियो मैंने अपडेट कर दिए थे और कुछ वीडियो मैंने कोलकाता से आके किए, तो मैंने लेट वीडियो अपलोड किए, मेरे ख्याल से संडे को शायद किए, तो हो सकता है संडे नहीं मंडे को किए ना, तो आपको थोड़ा लेट भी हो गया। अगर सैटरडे संडे मिल जाते तो आप सब और अच्छा काम कर सकते थे, राइट। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कुछ आपका पेंडिंग रहा, और इस बार की लर्निंग ज्यादा थी, है ना, देखो कितनी सारी लर्निंग्स थी। तो मैं उम्मीद रखूंगा हो सके उतना आप लोगों ने काम किया होगा, जो पेंडिंग रह गया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, हमें कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, हम जितनी भी सेक्टर है उसको एकदम प्रॉपरली ही करेंगे, और ये वीक भी हम इन्हीं चीजों पे दोस्तों काम करेंगे, राइट। क्योंकि फटाफट बहुत सी चीजें करो, इससे बेहतर है बढ़िया प्रकार से, अच्छे प्रकार से हम कुछ चीजें करें, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, मुझे फुल उम्मीद है आप लोगों ने बढ़िया एकदम काम किया हुआ है। मुझे सबसे पहले आप में से कौन व्यक्ति है जो अपने होमवर्क को शेयर करना चाहेगा, यू कैन यूज द चैट बॉक्स, राइट। और आप मैं आपकी राय से शुरू करता हूं आज की मीटिंग। आज मैं आपको सामने से नहीं कहूंगा चलो आपका होमवर्क आपका होमवर्क, आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना सेक्टर लिखिए, राइट। और आज के मैं आपको रूल बता दूं, आप सब लोग अभी अपना अपना चैप्टर सेक्टर तो लिखोगे, वो सेक्टर पे हम चर्चा करेंगे, उनके अलावा के सेक्टर पे भी चर्चा करेंगे। मीनवाइल जब भी आप लोगों को दोस्तों क्वेरी होती है, जब भी हम लोग चर्चा कर रहे, मान लीजिए मेरी जिग्नेश कर से बात हो रही है, जितेंद्र बंसल को क्वेरी है, आप अपनी हैंड रेज कर सकते हो दोस्तों, राइट। और हम आपकी क्वेरी भी देखेंगे, हो सकता है ये क्वेरी दूसरे सेक्टर में भी काम लगे, राइट। तो चलिए शुरुआत हम कहां से करते हैं, कौन से सेक्टर से, या वेटिंग फॉर योर चैट, यू कैन राइट डाउन इन योर चैट जो जो सेक्टर पे आज चर्चा होगी, राइट। उनके अलावा के सेक्टर पे भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें पूरी क्लियरिटी चाहिए ज्यादातर सेक्टर्स की, राइट फ्रेंड्स। चलिए, नरेश गोहिल, नरेश भाई का सेक्टर आ चुका है। नरेश भाई बीपीओ केपीओ पे काम करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, राइट। चलो बीपीओ नरेश भाई मैं आपका सेक्टर ओपन करता हूं। आपने नरेश भाई सबसे प्रथम 8 सेक्टर पे काम किया है, सो दैट्स वंडरफुल थिंग, बहुत ही बढ़िया, राइट। क्योंकि मैं जानता हूं इतने सारे सेक्टर पे जब आप काम करते हो, सबके डेटा लेने, ऐसा भी नहीं है कि फटाफट एक ही दिन में आपका ये काम हो गया है, राइट। टाइम इन्वेस्ट होता है यहाँ पे हमारा, पर ये देखो एक बार हुआ,
अब जिंदगी में एक बार ये एक्सरसाइज की, ये डेटा बार बार थोड़ी ना चेंज होंगे। डेप्थ बर्डन वाली अचानक डेप्थ फ्री हो जाएगी, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है, राइट। मैंने आपका बीपीओ केपीओ ओपन किया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नरेश भाई, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। एंड ये है पूरा आपका सेक्टर। आपको क्या समझ में आया वो सबसे पहले आप मुझे समझा सकते हो नरेश भाई? यस प्लीज। क्या नरेश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है? आपने अनम्यूट किया हुआ है पर हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से ईयरफोन अगर है आपके पास तो एक बार एग्जिट होके ईयरफोन हटा के वापस री एंट्री ले लीजिए, उससे शायद आइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेलो। या अभी एकदम क्लियर है आवाज, है नरेश भाई? क्लियर जी सर। सर इस वीक में बहुत काम आपने जो लेट किया, पूरा हाँ हाँ हाँ, होमवर्क नहीं हो रहा है बराबर और बराबर। पूरा रिसर्च भी नहीं हुआ, अभी तो डेटा ही सर फिल किया हुआ है। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम ये वीक भी यही काम करने वाले हैं और पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, जी सर। बराबर नहीं? जी सर। तो कितना काम हुआ आपका यहाँ पे? यहाँ पे तो पूरा हुआ है सर, वो डैशबोर्ड बाकी है। राइट, बराबर। तो ये क्या समझ में आया आपको जब आपने बीपीओ केपीओ के डेटा डाले तब? बीपीओ केपीओ में सर अभी तो जो फर्स्ट 3 कंपनियां है, उनके मार्केट कैप, सेल्स और प्रॉफिट अच्छे है। राइट। और फिर सब आईसीआर जो ई क्लर्क्स है वो बढ़िया दिखती है मुझे, फिर भी वो सेकंड नंबर पे लगती है। राइट, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जैसे धंधा आपके एफएसएल एचजीएस ये दोनों कंपनी के धंधे जबरदस्त बढ़े हैं। सर। फर्स्ट से और सॉल्यूशन एचजीएस और तीसरा नंबर आपका इक्लक्स का। तो आपको ये 3 कंपनी पे वैसे ध्यान देना चाहिए और आपने यही किया। जी सर। सेल्स के बाद हम सीधा किधर जाएंगे? नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। बराबर नहीं? जी सर। तो अब मार्जिन किसके अच्छे हैं नरेश भाई? ई क्लर्क्स के। ई क्लर्क्स के, राइट। तो जी यहाँ सर। पे एक चीज क्लियर है कि ई क्लर्क्स के मार्जिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़े ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है इसमें और उसमें? बहुत बहुत है सर। डबल से भी ज्यादा डबल मार्जिन से ज्यादा है। इसके ज्यादा है, तो मतलब कुछ है इसके पास खास, राइट। जी सर। जी सर। ई क्लर्क्स की नेगेटिव चीज क्या है कि उसका धंधा ये दोनों जितना बड़ा नहीं है, बराबर। जी और सर। एफएसएल और एचजीएस की नेगेटिव चीज क्या है कि उसके मार्जिन ई मार्जिन क्लर्क्स अच्छे जैसे, नहीं। बराबर की नहीं? और सर मैं एक तो बात करना या चाहता, जो मैंने जो कहिए। डेटा लिया वो सब स्टैंड अलोन था। सभी ओके, सेक्टर में मैंने कंसोलिडेटेड डेटा लिया है, राइट, उसकी वजह से मैंने वो नेट एनपीएम और सब मेरे हिसाब से किया हुआ है, वो बढ़िया, सब गुड, बराबर। वो सर आप देख लेना, वो सही है क्या? राइट। आपने ये डेटा कंसोलिडेटेड ही लिया है ना? जी सर। तो वो ओके, जो डायरेक्ट आता है वो तो सर स्टैंड अलोन आता है, हाँ बिल्कुल सही किया, तो देखो उसकी जैसे, वजह से सर वो राइट, एनपीएम और सब कुछ चेंज हो जाता है सर, ईपीएस। हाँ तो बराबर, सभी सभी मेरे हिसाब से मैंने लिया हुआ है। बराबर, नहीं बहुत अच्छा किया। तो देखिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो नरेश भाई ने क्या किया, उनका जो सेक्टर है बीपीओ केपीओ, ये सेक्टर में वैसे भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में बड़ा डिफरेंस हो, राइट, क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल काम भी काफी करती है, राइट। सब्सिडरी कंपनीज बना के ये लोग काम करते हैं। तो ये जो सेक्टर है इसमें कंसोलिडेटेड तो होगा। तो नरेश भाई ने यहाँ पे सारे जो रिजल्ट लिखे हैं, राइट, ये कंसोलिडेटेड लिखे हुए हैं। अब कंसोलिडेटेड सेल्स और प्रॉफिट डालोगे तो आपके मार्जिन जो ऑटोमेटिक आपने जो कॉपी पेस्ट किए वो तो किसके हिसाब से थे? स्टैंड अलोन के स्टैंड हिसाब अलोन ना, से। राइट जी नरेश? तो आपने ये मार्जिन चेंज कर दिए, एम आई राइट? सर। सर वो वेरी गुड, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। या अच्छा काम किया। इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, यही फॉर्मूला हमें याद रखनी है, गुड। तो आपके पास एकदम प्रॉपर मार्जिन आ गए। जी देखो सर। मार्जिन इसके भी अच्छे हैं, जैसे ये मोल्टेक है, कितने मार्जिन है? 12%, राइट। जी पर सर। इसके टर्नओवर कितना है?
धंधा नहीं है कुछ सर, ये 83 करोड़ रुपए। हाँ सॉरी, 80 करोड़ खाली, 80 करोड़। राइट। तो ये 80 करोड़ से दूर रहे। हमें ऑलरेडी जब इतनी अच्छी कंपनियां हमारे पास है और ऑलरेडी उनके भी मार्जिन अच्छे हैं, जैसे मैं क्यों यहाँ पे 80 करोड़ टर्नओवर में जाऊं जब मेरे पास 1600 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी है और उसके मार्जिन ऑलरेडी बढ़िया है, राइट। नहीं सर, वो सेल्स का कोई ऐसा क्लेरिफाई होगा कि इतना इतना मार्जिन हो तो हम नहीं ले सकते, या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता है, जी सर। राइट। देखो यहाँ पे आप एफएसएल भी ले सकते हो, राइट। जी सर। ध्यान में रहे कि इनके मार्जिन कम है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में कभी लॉस भी हो जाए। जी मतलब सर। एफएसएल 10-12 साल में 2-3 साल लॉस भी करे, कम मार्जिन वाली कंपनियों में ये तकलीफ होती है, तो वो जी टाइम सर। पे आपका डिविडेंड भी बंद हो जाएगा, जी राइट। सर। जी सर। जी सर। अच्छे मार्जिन वाली कंपनियों में एक खूबी होती है कि इनके मार्जिन इतने बड़े होते हैं कि जब बुरा समय भी आता है तो भी ये कंपनियां प्रॉफिट करती है, तो जी हम सर। कंसिस्टेंसी की उम्मीद रख सकते हैं, राइट। लेकिन जी जब सर। धंधा छोटा होता है तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, हो सकता है इनका जो मार्केट है वो कोई रीजन में सीमित है, जहां से एफएसएल और एचजीएस धंधा ला रहे हैं, इक्लक्स वो धंधा नहीं ला पा रहे। तो हमें कंपनियों की पॉजिटिव चीज देखते हैं तो नेगेटिव चीज भी देखनी चाहिए, जी बराबर सर नरेश वो भाई? जी सर वो हम्म। फिर भी उसको मार्केट कैप तो सर सेकंड नंबर का मिल रहा है। हाँ, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, जी सर। राइट। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम ध्यान रखें कि हमने यहाँ पे सेल्स में वोट किसको दिया? एफएसएल को और एचजीएस को। एचजीएस को, राइट। ये लीडिंग कंपनियां हैं। तीसरे नंबर पे इक्लक्स आती है, राइट। जी तो सर। जी सर। अगर मुझे स्टार देना है, 1 स्टार उसको जो धंधा करता है, तो एफएसएल एचजीएस को मैं पूरा 1-1 स्टार दे सकता हूँ। जी सर। इक्लक्स को मुझे आधा स्टार देना पड़ेगा, जी सर। जी सर। राइट। और इन लोगों को तो कोई स्टार मिलेंगे नहीं, ये तो सब एकदम छोटे छोटे टर्नओवर वाली कंपनी है, बराबर। सर एक सेक्टर या में से ऐसी दो तीन कंपनियां मिल जाए तो फिर बाकी सब पीछे जाना नहीं चाहिए। नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है, जी बराबर सर। ना, राइट। लेकिन फुल फ्लेज कभी मेरे को कोई ऐसा सेक्टर मिलता है जिसमें जो कंपनी के धंधे अच्छे हैं, वही उसके ही मार्जिन अच्छे हैं, वही डेप फ्री है, उसी का आईसीआर अच्छा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है नरेश भाई? मैं फुल 5 से 7% रुपया भी वो कंपनी में डाल सकता हूँ, मतलब बड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पर जब बड़ी कंपनी अच्छी नहीं है, छोटी है वो अच्छी है, तो मैं इतना 5-7% नहीं डाल सकता हूँ, फिर मुझे लिमिटेड पैसा डालना पड़ता है, 2-3% का, जी सर। बराबर। तो ये डीमार्ट थोड़ा भी। ध्यान रहे, जी सर। जी सर। बस। जी सर। ओके, तो आपके मार्जिन के हिसाब से तो इक्लक्स बढ़िया है। आईसीआर यानी डेप पेइंग कैपेसिटी, राइट। डेप पेइंग जी सर। कैपेसिटी किसका अच्छा है? ई क्लर्क्स का। इक्लक्स का। ओके, ये डेप पेइंग कैपेसिटी कैसे निकाला आपने नरेश भाई, एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को? सर टोटल इनकम उसमें से जो खर्चे बात किए और हाँ, प्लस राइट जो क्या इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट थी बराबर, वो ऐड किया राइट और उसको राइट फाइनेंस कॉस्ट से डिवाइड डिवाइड किया। बराबर है। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी डेप पेइंग कैपेसिटी कितनी है, बराबर। तो आवक में से खर्चा निकाल दिया और फिर जो बचा वो रकम को हम गिनते हैं कि चलो अभी मुझे ब्याज लेना है, राइट। तो हमने उससे ब्याज से डिवाइड कर दिया, राइट। जी तो सर। आईसीआर आपका 20 है यहाँ पे, तो बाकी की 2 कंपनियों से भी इक्लक्स का ज्यादा है, राइट। पर एक जी सर। रीजनेबल आईसीआर कितना होता है? पता नहीं सर। रीजनेबल आईसीआर हम्म। 30 का होना चाहिए, 30 मतलब बढ़िया आईसीआर। सर 30 और ऊपर 30 से 100 से भी ज्यादा होता है सर। हाँ, वो तो अब जैसे इन्फोसिस का तो हजारों में है। नहीं, मैंने अभी एक सेक्टर में किया हुआ है काम, हम्म, मैं आगे दिखा हूँ सर। हाँ, पर वहाँ बहुत 30 का आईसीआर। नॉर्मली ध्यान रखो कि 30 जी का सर। तो होना तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इक्लक्स सबसे अच्छा है, लेकिन उसका भी 30 तो नहीं है क्या? जी सर। जी सर नहीं बराबर, है। पर चलो, मतलब बेस्ट नहीं है, पर दूसरे सबसे अच्छा है इसका, हम्म। राइट। तो यहाँ पे हमने टिक किया इक्लक्स को आईसीआर में। फिर आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो कहाँ निकाला है आपने? देखो कितना डेब्ट है कंपनी पे,
17 लाख सर। 17 लाख, तो ये तो 17 लाख मतलब क्या हुआ? अब कुछ नहीं। सोचो कि एक ऐसी कंपनी जो 1500 करोड़ का धंधा करती है, उसके लिए 17 लाख पे करना कोई बड़ी बात है? नहीं नहीं सर। है ना, ये 300 करोड़ का तो प्रॉफिट करते हैं। तो मतलब ये कंपनी को हम डेप्ट फ्री बोल सकते हैं नरेश भाई। जी सर। बराबर, तो ऑब्वियसली ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट? जी सर। आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो बिल्कुल 0 आ रहा है। इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, जी सर। राइट? तो देखो ई क्लर्क्स में कोई चिंता नहीं है, 0% डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस रह के पैसा लगा सकते हैं। एक ही कमी है कि धंधा इनका सेक्टर में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो मैं इक्लर्क्स में पैसे लगा सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा रीजनेबल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट सर? जी सर। जी सर। बाकी ये जो दूसरी दो कंपनियां हैं, उनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर मैं देखूं तो उनका भी करीबन 24 और 12 जैसा है। सॉरी यहाँ पे है। वो भी कम डेप्थ ही है, मतलब कोई कंपनी पे डेप्थ ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है ये सेक्टर में, जी बराबर सर। की नहीं? जी सर। जी डन। जी सर। तो ऊपर की 2-3 कंपनियों में झगड़ो चलेगा, नीचे की कंपनियों में नहीं जानेगा, बराबर जी सर? जी क्लियर सर। एकदम? जी सर। ओके। सर फिर आप जो हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी हाँ उसका डेटा सर निकाल में तकलीफ होती है थोड़ी सर। बराबर है। एक मिनट, आपने किया है इंश्योरेंस में काम नहीं कोई? मैंने किया नहीं सर, मुझे पता नहीं चला तो नहीं काम किया उसमें। बराबर बराबर। लाइफ ओके। इंश्योरेंस में सर एक बार दिखा दीजिएगा सर। बराबर, यहाँ पे देखो, देखने दो किसने किया हो। तो ये जैसे पारस पटेल ने लाइफ इंश्योरेंस में प्रयास कर रहे करने का, बराबर ना? गुड। देखो यहाँ HDFC लाइफ है। अब सेल्स कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? मैं आता हूँ BSE इंडिया पे, राइट? लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये एग्जांपल तो एक किया था, HDFC लाइफ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट में क्यों कुछ नहीं आया? नई कंपनी अभी ये, यहाँ पे जब आप ये देख रहे थे तो डेटा नहीं है इनका, बराबर? जी सर। नो प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा लेना पड़ेगा। ये हम गए यहाँ पे, पिछले साल के डेटा में गए, लास्ट ईयर ये है ईयरली, ये है हाफ ईयर, ये क्वार्टर के डेटा है। मुझे कौन सा चाहिए? पिछले ये साल का डेटा, राइट? तो ये पिछले साल का डेटा मेरे सामने है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे इनकम, ग्रॉस प्रीमियम इनकम, राइट? फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल, सिंगल प्रीमियम। तो ग्रॉस प्रीमियम इनकम कितना हुआ? 385। अब ये मिलियन में लिखा हुआ है, बराबर ना? मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अंदर डेटा ढूंढने जाएंगे तो ये सब डेटा मिलियन में है। तो मिलियन टू करोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा नरेश भाई? एक डेसिमल कम, डेसिमल आ गए। राइट? तो मैं क्या करूंगा, 38584, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं पारस भाई के डेटा में क्या लिख दिया? 38584 करोड़ का, सॉरी यहाँ पे आएगा 38584, राइट? तो मुझे समझ में आया कि ये जो कंपनी है ये करीबन 39,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, और इसका जो प्रॉफिट है, राइट? मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंट्रोल F, प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। तो हमें क्या लेना है? सब टैक्स वैक्स भरने के बाद तुम्हारे कितने प्रॉफिट है, राइट? तो ये हमारा प्रॉफिट है 1360 करोड़। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1360 करोड़।
हो गया, सेल्स प्रॉफिट दोनों आ गए, बराबर है। यहाँ पे एक दूसरी कंपनी भी है SBI लाइफ, इसका भी डेटा पारस भाई आप जब चेक करो ले लेना। ICICI प्रू है, इनका भी डेटा लेना पड़ेगा, इसी प्रकार से आपको लेना पड़ेगा। सेल्स आ गया, प्रॉफिट आ गया, अब मैं मार्जिन कैसे ढूंढू, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, राइट, 3.5% का मार्जिन। इक्विटी के लिए भी देखो बहुत ही अच्छी जगह है, सीधे यहाँ पे चले जाइए, एसेट्स, सेगमेंट एसेट्स, राइट, ओके, राइट, सेगमेंट एसेट्स में नहीं दिया हुआ है, मैं वापस से फाइनेंशियल रिजल्ट में ही आ जाता हूं, फाइनेंशियल रिजल्ट, ओके, और यहां पे नीचे EQUITY में लिख देता हूं, राइट। देखो कहीं पे भी आप जब देखो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये पेड अप इक्विटी कैपिटल वो ये इक्विटी ही है, राइट। कितना हुआ पेड अप इक्विटी कैपिटल, इधर 2021 करोड़, लिख दो इधर। और सर इक्विटी में एक इंस्ट्रूमेंट एंटायरली इक्विटी इन नेचर ऐसा भी कहा था, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने क्या लिया, पेड अप कैपिटल, मतलब इसमें 2021 करोड़ 2000 करोड़ रुपया पेड अप कैपिटल लगा हुआ है। इसका प्रमोटर कौन है, HDFC, बराबर। तो HDFC का और स्टैंडर्ड का, राइट, जब भी इन्होंने कंपनी की शुरुआत की होगी लाइफ की, उससे लेके अब तक कंपनी का खुद का करीबन 2000 करोड़ का निवेश है। अब ये इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ HDFC लाइफ को बनाने के लिए, ये बरसों से प्रॉफिट करते जा रहे हैं, तो अब तक इनके पास रिटेन्ड अर्निंग आ गई होगी, हर साल प्रॉफिट करते जा रहे हैं। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है, रिजर्व, ये क्या हुआ आपका टोटल इक्विटी, राइट। तो जो टोटल इक्विटी आप लिखते हो वो यही चीज है, कहीं पे उनका नाम रिजर्व लिखा होगा, कहीं पे अदर इक्विटी लिखा होगा, कहीं पे टोटल इक्विटी लिखा होगा, राइट। इस प्रकार से आपको पूरा कॉलम इसका बनाना, राइट नरेश भाई, ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस ये हफ्ते आप लोग बना दीजिएगा, राइट, कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ ही हम दूसरी कंपनियां भी देखेंगे, ताकि देखो हो सकता है कुछ कंपनियों में इस प्रकार से कुछ अलग भी डेटा हो, तो आपको काम लगेंगे, सीखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा कंपनियों पे जाओ, और हर एक को क्या करने का, एक दूसरे के सेक्टर भी चेक करते रहने, राइट। जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और किसी के सेक्टर में भी जाके थोड़ा चेक कर लो कि चलो और क्या है डेटा, आपको खुद भले यहाँ पे 3-4 कंपनी में काम कर रहे हो, पर आपको उसके साथ वाइड पूरी आइडिया आ जाएगी इंडिया में जो भी ग्रोइंग सेक्टर है, सारे सेक्टर की, बराबर नरेश भाई। इंटरनेट एंड कैटलॉग है ना सर, उसमें इक्विटी पता नहीं चलती, जो ऑप्शन आता है इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल, जी सर, ओके। जो कौन सी कंपनी में इसमें, ये इक्विटी पता नहीं चल रही है आपको, एक मिनट, थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है नरेश भाई, सुना ही नहीं दिया आपने आखिरी लाइन क्या कही। इक्विटी में पता नहीं चल रहा, इक्विटी के साथ एक और भी ऑप्शन आ रहा था, तो आपकी आवाज प्रॉपर तो नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करने का। जैसे अभी नायका, जोमेटो, पेटीएम और पॉलिसी बाजार और कार ट्रेड, तो 1 2 3 4 5 कंपनियां आपके पास तो नहीं आई हुई है, राइट। तो अभी ये कंपनियों का डेटा प्रॉपरली कैसे लेने का, आपने जैसे ये नायका का, जोमेटो का, ये सब डेटा किधर से लिया, पेटीएम का, नरेश भाई, सोर्सेस,
या मेरे ख्याल से नरेश भाई आउट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, 90% कंपनी का डेटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे naukri.com पुरानी लिस्टेड हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा नौकरी में, यह है naukri.com, राइट। सीधे सीधा इधर से मेरे को naukri.com का ये इन्फो एज उसका नाम है, ये कंपनी के तो डेटा मेरे को इधर से ही मिल रहे हैं, राइट। तो देखो एकदम सिंपल है, ये स्टैंड अलोन है, मेरे को कंसोलिडेटेड लेना है, तो मैं कंसोलिडेटेड पे गया और मैंने ये सब डेटा इसके ले लिए। तो इट वाज सिंपल। पर उतना सिंपल नहीं रहेगा दोस्तों जब आप नाइका या पेटीएम के पास से डेटा मांगोगे, क्योंकि यहाँ पे लेट मी राइट डाउन नाइका, NYKAA, दिस इज NYKAA, राइट। तो ये FSN ई कॉमर्स। अब इनका डेटा आपको इधर मिल रहा है क्या? एनुअल ट्रेंड कोई भी नहीं है आपके पास, तो डेटा ही नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये पिछले साल एनुअल, पिछले साल तो ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो मेरे को अभी जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा, राइट। देखो अभी क्वार्टरली इनके कुछ नतीजे आए, ये क्वार्टर के, राइट, सितंबर तक के, यानी ये कौन सा क्वार्टर हुआ? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, सेकंड क्वार्टर की ये नतीजे थे। इन नतीजों में मुझे इक्विटी नजर आ रही, राइट। तो आपको इक्विटी तो मिल गई, कितनी इक्विटी है इनकी? 47 करोड़ की। अब ये जो इक्विटी है ये स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड में चेंज नहीं होती है दोस्तों। इक्विटी वुड रिमेन सेम वेरेवर यू चेक, राइट। तो देखो ये तो सिंपल हो गया कि नाइका की इक्विटी मेरे को पता चल गई और इन्होंने लिख भी दी है नरेश भाई ने, सो दैट्स गुड, राइट। अब सेल्स प्रॉफिट का पता कैसे करेंगे? यहाँ पे तो खाली क्वार्टर के सेल्स प्रॉफिट होंगे, मुझे तो पूरे साल के चाहिए। देखो ये क्वार्टर में इन्होंने कितने का धंधा किया है? करीबन 885 करोड़ का टर्नओवर किया है और 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कितना? 1 करोड़ का प्रॉफिट, 885 करोड़ का धंधा, पर ये क्वार्टर का है, राइट। तो मैं कैसे जानूंगा कि धंधा कितना है, राइट। मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी व्हाट आई विल डू हियर, मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में गया, लेट मी चेक, मैं कंट्रोल F कर रहा हूं और रिजल्ट इनके खोलता हूं। देखो मैंने कंट्रोल F करके रिजल्ट किया, तो यहाँ पे आ गए रिजल्ट। ये इनका लेटेस्ट रिजल्ट है जो अभी इन्होंने अनाउंस किया था। तो मैं इनका रिजल्ट ओपन करके देखने का प्रयास करता हूं कि क्या यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, राइट। तो लेट मी चेक, ये मैंने इनका डेटा ओपन किया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब सबको ये चीजें काम लगेगी दोस्तों। दिस इज नाइका। देखो कुछ डिटेल ये लोग देते हैं, राइट, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि धंधा कैसा चल रहा है। तो ये चीजें दोस्तों जरूर काम की होती है, राइट। अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मैं प्रॉपरली, मुझे अभी तो खाली डेटा ही चाहिए। सो लेट मी गो टू डेटा, summary of consolidated financial performance for quarter ended September, right। तो ये क्वार्टर के भी डेटा है और 6 महीने के भी डेटा है कि पूरे 6 महीने में आप दोस्तों देखो इन्होंने 17,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। सॉरी ये मिलियन में है ना, 1700 करोड़ का टर्नओवर किया है, तो इट्स गुड टर्नओवर। करीबन 2000 करोड़ तो 6 महीने में कर दिया, राइट। और ये 6 महीने में कंपनी ने 5 करोड़ 47 मिलियन यानी 5 करोड़ का प्रॉफिट भी किया है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगी है। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पिछले साल का धंधा चाहिए जो मुझे यहां से नहीं मिला। लेट मी डाउन करो। ओके देखो दोस्तों ये है वो जगह जो, सी दिस इज द स्कैन कॉपी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हमें चाहिए दोस्तों, स्टैंड अलोन नहीं। तो ये पढ़ लेने का, कंसोलिडेटेड ही है तो चलो देखते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्वार्टर एंडेड यानी ये एक एक क्वार्टर का धंधा दिया हुआ है जो मेरे को अभी नहीं चाहिए। क्वार्टर मतलब अभी सितंबर क्वार्टर, उससे पहले का जून क्वार्टर, पिछले साल का सितंबर अभी नहीं देखना है मेरे को। ये साल के 6 महीने बीत चुके तो पूरे 6 महीने का धंधा दिया है वो भी नहीं देखना है। देखो आखिर में दिखा दोस्तों आपको,
पिछले पूरे साल का धंधा मिल गया। डन। तो देखो यही से ले लेने का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है दोस्तों? दिस इज इन मिलियन, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू करोड़। 2441 लिख लू मैं यहाँ पे। देखो परफेक्ट लिखा है नरेश भाई ने 2453, राइट। सो इट्स ऑल राइट, दोनों एक ही बात है, 2453 2441, राइट। 2441 नरेश भाई ने जो लिखा है वो उन्होंने टोटल इनकम लिखी है, राइट। जनरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखे जाते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टोटल इनकम लेते हो तो हर जगह टोटल इनकम ही देखो, बराबर। 2453 आपने लिखा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलो 2453 हम लोग रहते हैं, राइट। दूसरा डेटा मेरे को प्रॉफिट का चाहिए। लेट मी डाउन स्क्रॉल। देखो इन्होंने खर्चे किए करीबन 32387 करोड़ के। तो सोचो 2450 करोड़ रुपए इनकी बैंक में आए, उसमें से करीबन 2387 करोड़ तो चले भी गए, राइट। और उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किधर हुआ है? परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड। तो दूसरे कपड़े खरीदने में इनके करीबन 1500 करोड़ का खर्चा हुआ है, राइट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उनको यही तो इनका मेजर खर्चा होगा, राइट। और डाउन स्क्रॉल किया मैंने तो मुझे एक और चीज पता चली कि मेन कंपनी का प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, इट इज हियर, राइट। 61 करोड़, 62 करोड़ बराबर लिखा है आपने। 61.616 मतलब 62 करोड़, राइट। तो देखो नरेश भाई ने बिल्कुल परफेक्ट डेटा लिया है, वेरी गुड। देखो इनको इतना आसानी से नहीं मिला है, पर मेहनत किया, आपको डेटा मिल गया, राइट। तो ये जब डेट आप कभी भी रिजल्ट में से डेटा लोगे दोस्तों, देखो रिजल्ट इसी प्रकार से दिए जाते हैं, सिंपल है इनको पढ़ना। यहां से धंधा लो, सेल्स, ये खर्चे हैं, ये प्रॉफिट है, हमें देखने के प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स, राइट। सब खर्चा करने के बाद, टैक्स भरने के बाद तुम्हारे हाथ में कितना बचा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों इधर इक्विटी है। कैन यू सी दिस इक्विटी? पेड अप इक्विटी कितना था पिछले साल दोस्तों इनका? पेड अप इक्विटी 15 करोड़, राइट। लेकिन ये 15 करोड़ का जो इक्विटी था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं अभी। ये 15 करोड़ का पेड अप इक्विटी था, ये किसका पैसा था? ये दोस्तों पुराने प्रमोटरों ने 15 करोड़ लगाए थे नायका को बनाने, राइट। तो ये 15 करोड़ का इनका इक्विटी था, और अदर इक्विटी यानी अब तक की टोटल इक्विटी 475 करोड़ दिख रही है। ये कैसे है दोस्तों? इतने सालों से कंपनी चल रही है, तो अगेन मैं कहूंगा कंपनी के प्रॉफिट्स भी ऐड हुए होंगे। उसके अलावा ये भी हो सकता है कोई निवेशक आए होंगे बड़े, तो बड़े निवेशक कोई भी आए तो ये थोड़ी ना उनको 10 रुपए पे शेयर देंगे, राइट। जैसे कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और ये 10 रुपए पे उनको नहीं ऑफर करेंगे दोस्तों। ये कौन से कितने रुपए पे ऑफर करेंगे? ये बोलेंगे लाओ 500 रुपया, मैंने तो इतनी मेहनत की हुई है, कंपनी मेरी शोरूम बने हुए इतने सारे, तो 500 रुपए भी ये लोग बेचेंगे, तो वो पैसा भी यहीं पे रिटेन्ड अर्निंग में दोस्तों आएगी। तो उस केस में कंपनी के पास अभी रिटेन्ड अर्निंग पिछले साल कितनी थी? 475 करोड़, राइट फ्रेंड्स। लेकिन आज के तारीख में कैन यू सी अभी इनकी इक्विटी कितनी है? देखो लेटेस्ट इक्विटी इनकी 47 करोड़ की है, जो नरेश भाई ने लिखी है। पिछले साल की 15 करोड़ की इक्विटी 46 कैसे हुई? यस, हु विल एक्सप्लेन मी? या यू कैन यूज चैट बॉक्स इफ यू वांट टू एक्सप्लेन कि ये 15 करोड़ का इक्विटी 46 करोड़ कैसे हो गया? यस प्लीज, एनीबॉडी? और 10 रुपए का फेस वैल्यू 1 रुपया भी हो गया है ना। तो जब इन्होंने लिस्ट किया, अब ये कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपी है, जो पिछले साल 10 रुपीज की थी। तो एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन ये 15 करोड़ 46 करोड़ कैसे हुआ?
एसपी काइट, यस, ये क्या है नरेश भाई? स्प्लिट, ओके ओके, नहीं स्प्लिट से कभी इक्विटी नहीं बढ़ता है ना नरेश भाई। देखो ये आपने बोला वो सही है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपया हो गई, तो ये स्प्लिट है। लेकिन 15 करोड़ की इक्विटी 46 करोड़ कैसे हुई, 47 करोड़, राइट? तो ये 3 गुना दूसरा पैसा किसका आया, ये मेरे को जानना है। समीर शाह ने लिखा है इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ समीर भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए। यस प्लीज, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ पीयूष भाई। या कहिए नरेश, समीर भाई या। हाँ, नॉर्मली जब कंपनी आईपीओ लेके आती है राइट, तब ऑथराइज कैपिटल बढ़ा देती है और वही एक्सेस जो कैपिटल होता है वो मार्केट में ऑफलोड करते हैं। ये इतना मुझे आइडिया है। ओके, इसी वजह से शायद हो सकता है कि ये 15 करोड़ की इक्विटी जो इंक्रीज हो करके 46 करोड़ कर दी उन्होंने। दिस बराबर है, इज द वन थिंग। राइट। तो समीर भाई ने ये बताया कि कंपनी का आईपीओ आया तो उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज किया है। ताली हो जाए समीर भाई के लिए, राइट, वंडरफुल। राइट, मैं इसको थोड़ा थैंक और आपको और एक्सप्लेन करता हूं, पर ये जो जवाब आया दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। इसकी वजह से इक्विटी बढ़ी है, वो 100% बात। दूसरा, शैलेश भाई ने लिखा है बोनस इश्यू, तो लेट मी आस्क शैलेश भाई ऑल्सो। शैलेश भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन योर पॉइंट। हाँ पीयूष भाई। हाँ बोलो शैलेश भाई। हाँ, जब भी कंपनी कंपनी इश्यू लाती है उसके पहले वो लोग बोनस ले लेते हैं, ऐसा राइट, मैंने बराबर है। तो उसका बराबर। जो 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो एक पे 3 या 4 बोनस ले लिए होंगे उन्होंने। देखो बोनस का तो फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, फेस वैल्यू नहीं, पर सर ऑथोराइज कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी ना, या बोनस आएगा तो। यस यस एब्सोल्युटली राइट, राइट। तो अब हर Yeah. कंपनी नहीं करती है शैलेश भाई, पर कुछ कंपनियां क्या करती है, चलो आईपीओ लाने से पहले जो कुछ यहाँ वहां करना हो कर लो, क्योंकि आईपीओ लाने के बाद वो फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं कर पाए, बराबर ना, क्योंकि हाँ, अभी तो हम सब लोग अब भी उनका हिस्सा हो जाएंगे। तो बराबर। आपने जो तो बोला करंट वो सिचुएशन बिल्कुल में सही सर, बात है, राइट। कौन सी बोनस वाली बात, कि हो सकता है कंपनी ने बोनस दिए हो इंटरनल बिफोर आईपीओ, बराबर ना, कि कंपनी ने जितने लोगों के पास शेयर थे उनको 3-3 एक पे 3 बोनस दिया होगा। अभी हम ये कह रहे हैं होगा, तो क्या हुआ होगा, इक्विटी 14 करोड़ का 45 करोड़ भी हुआ और उन लोगों की शेयर भी बढ़ गए। सो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी कि बोनस की वजह से इक्विटी बढ़ा होगा। दूसरा एक क्या होता है, जब भी कंपनी आईपीओ लाती है, राइट, तो कंपनी 2 प्रकार से पैसा मांगती है। एक कंपनी ये कहती है कि हम आपको शेयर देंगे, हमारे शेयर यानी कंपनी के शेयर आपको देंगे। कंपनी जब शेयर अपने देगी उस केस में ये इक्विटी इंक्रीज होती है, राइट, जो यहाँ पे हमें दिख रही है। प्रमोटर शेयर देते हैं, अब जैसे मालिक के पास 100 शेयर पड़े हुए, मालिक कहता है मेरे 100 में से 10 शेयर में बेचूंगा। अब मान लो 10% हिस्सा प्रमोटर बेचता है, तो उसका जो पैसा आता है वो किसके पास जाता है, प्रमोटर के पास। वो तो प्रमोटर के पास चला जाता है, तो कंपनी को उसका ऑफर कोई फायदा नहीं है। और वो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, अदर इक्विटी में भी वो पैसा नहीं आएगा। लेकिन वो पैसा, दोस्तों ध्यान से सुनना, वो पैसा जो इक्विटी बढ़ा के क्रिएट किया गया है, जो इक्विटी बढ़ा के आप लोगों को एडिशनल शेयर ऑफर किए, वो पेड अप इक्विटी में रिफ्लेक्ट भी होगा और रिटेन अर्निंग में भी वो पैसा आएगा। जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको और एक बताता हूं टू क्लेरिफाई दिस थिंग, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं अभी स्टॉप शेयर कर रहा हूं। लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बता दूं ताकि थोड़ी आइडिया आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बराबर।
Just a minute. Okay. यस, आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों ये चित्र, राइट? आर यू एबल टू सी नाउ? ओके। अब ये जो चित्र है ये किसका है? अभी जो स्टार हेल्थ का आईपीओ आया उसका है, राइट? तो मैंने स्टार हेल्थ का ये आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें जैसे आप देख रहे हो कि कंपनी क्यों आईपीओ लेके आई है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। तो कंपनी के दो ऑब्जेक्ट है, राइट? एक है ऑफर फॉर सेल। क्या है पहला? ऑफर फॉर सेल। और एक है फ्रेश इशू। मैं आपको इसकी, ओके जस्ट अ मिनट, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं। ऑफर, डॉक्यूमेंट एंड समरी। दी ऑफर, राइट? यहां पे ऑफर में इन्होंने देखो क्लियर लिखा हुआ है कि एक मुझे फ्रेश इशू, यानी हम लोग नए शेयर आप लोगों को हमारे शेयर देंगे, राइट? तो कंपनी के शेयर, और उससे हम कितना रुपया इकट्ठा करेंगे? 2000 करोड़। तो ये 2000 करोड़ दोस्तों किधर रिफ्लेक्ट होने वाला है बताओ मेरे को? ये सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? ये 2000 करोड़ का फायदा कंपनी को डायरेक्ट होगा। दूसरा, ऑफर फॉर सेल कितने शेयर की है? यहाँ पे कितनी दिख रही है? 5,83,24,000। तो 5.8 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है। अब ये मेरे ख्याल से 900 रुपए के भाव की ये लोग लिस्ट आपको देने वाले थे, राउंड फिगर के लिए 1000 की। तो 5.8 करोड़ शेयर अगर देने वाले हैं 1000 रुपए के भाव पे, तो अंदाजे से कितने रुपए और आएंगे? 6000 करोड़। ये जो 6000 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल का है, ये कंपनी के पास नहीं आएगा। ये वो पुराने निवेशक या प्रमोटर होंगे जो अपने शेयर बेचेंगे आपको, ये उनको जाने वाला है, राइट? तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी आईपीओ आता है डिफरेंशिएशन होता है, राइट फ्रेंड्स? चलो मैं वापस यहाँ पे स्टॉप शेयर कर देता हूं, और आपके डेटा में हम लोग वापस आ गए। सो इसी प्रकार से नायका ने जो पैसा शेयर बढ़ा के लिया होगा वो रिटेन अर्निंग में आया होगा, राइट? तो अभी जो नई जो आपकी रिटेन अर्निंग होगी वो 500 करोड़ नहीं होगी दोस्तों, वो बढ़ के आएगी, राइट? और कंपनी की इक्विटी तो आपने देख ही ली कि इक्विटी तो 15 करोड़ की 46 करोड़ हो चुकी है। तो उम्मीद रखता हूं कि कुछ क्लियरिटी हुई होगी, और इसी प्रकार से बाकी डेटा भी नरेश भाई भर पाएंगे, राइट? मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूं। मैं वापस यहाँ पे टॉप कंपनीज में आ गया, एंड आई एम जस्ट चेकिंग डायरेक्टली अलग अलग जो भी सेक्टर है यहाँ पे। सबसे पहले इम्तियाज जी ने जो अलग अलग सेक्टर पे दोस्तों काम किया हुआ है, सो दैट्स वंडरफुल। इम्तियाज जी ने करीबन मेरे ख्याल से 7 सेक्टर लिए, सो दैट्स गुड। 7 सेक्टर पे काम करना देखो मुश्किल है, क्योंकि आपके पास दिन तो खाली 3-4 ही थे। एक तो मैंने लेट अपडेट किया, तो कम समय, राइट? जितना हुआ हो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे दोस्तों जरूर चेक करेंगे, राइट? सो फर्स्ट लेट मी आस्क इम्तियाज जी टू सेल्फ इफ इज देयर। या इम्तियाज जी आप हो मीटिंग में? यस सर। या तो इम्तियाज जी, ये जो आपके 7 सेक्टर है इसमें कौन सा सेक्टर में अभी ओपन करूं? फर्स्ट वाला खोल दीजिए, वो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट। ओके, तो अच्छा किया आपने ये सेक्टर ओपन करने को कहा,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पुराना है, बहुत सी कंपनियां हैं यहाँ पे, राइट? कितनी कंपनी थी इम्तियाज जी यहाँ पे? टोटल बहुत थे, उसमें से मैंने करीब या 26 कंपनियां हैं। 26 अब वैसे तो 100 कंपनीज है लिस्टेड। हाँ, तो अराउंड 26 Right. कंपनी का डेटा निकाला है। या वेरी गुड। तो क्या आपको जानकारी मिली जब आपने ये डेटा लिया सब? पहले बात तो हाँ, एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग था डेटा निकालने right? के लिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग। हाँ। लेकिन इम्तियाज जी देखो, ये डेटा एक बार आ गया ना, अब ये आपका परमानेंट हो गया है। राइट? देखो, डेटा में मानता हूँ चेंज होता जाएगा, पर कंपनी का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। करेक्ट। जो आपको आज इंफॉर्मेशन मिलेगी, मान लो कि ऑटो का पूरा मार्केट सुधरता है, मतलब आने वाले समय में गाड़ियां बिकनी वापस, अभी 5 साल की तो मंदी चल रही है ऑटो में दुनिया भर में, राइट? पर इस साल से जैसे दुनिया भर में वापस से डिमांड आई, तो आने वाले समय में अगर ऑटो सुधरता है तो खाली मदरसन को फायदा नहीं होगा। ये जितनी भी लिस्ट लगी पड़ी है, सब कंपनियां इंप्रूव होगी, तो जो लॉस कर रही है वो वापस कहाँ पे आ जाएगी? प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। जिनके मार्जिन आज 8% है, कल 10% हो जाएंगे मार्जिन उनके। पूरी कंपनी अच्छी नहीं होगी, बुरी है वो बुरी ही रहेगी, पर उनके मार्जिन कुछ इंप्रूव होंगे और जो अच्छी है वो बेहतर हो जाएगी, राइट? तो आपने जो मेहनत की वो बहुत काम लगेगी आपको, राइट सर? या अभी चलो टाइम कंज्यूम किया है तो थोड़ा इस पे हम बात भी कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको इम्पोर्टेंट ये डेटा? इसमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है टॉप कंपनी जो मैंने इन्वेस्ट रैंकिंग करके डाला है, द फर्स्ट कॉलम जो मैंने, ओके, राइट, तो गुड, मेरे हिसाब से मैंने ये रैंकिंग्स दिए हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन द मार्केट शेयर, ऑन द क्वालिटी एंड द ग्रोथ। राइट, राइट, ओके। तो सबसे पहले हमें बात तो लेकिन सेल्स से करनी चाहिए, धंधे से, बराबर ना? तो ये पूरा जो वर्ल्ड है ऑटो का, जो करीबन मैं जो देख पा रहा हूँ 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है। अब आप बाकी की 75 कंपनी ऐड करोगे भी तो भी ये कुछ 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा नहीं होगा, बराबर नहीं? ये इतना ही होने वाला। करेक्ट। ये वर्ल्ड में सबसे तगड़ा धंधा करने वाली कंपनियां कौन सी है एकदम, जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं? टॉप सेल्स डूअर, टॉप सेल्स में तो वही है मदरसन, और सेकंड नंबर की कंपनी आपकी एक्साइड। हाँ। अच्छा, ये आपने डेटा कंसोलिडेटेड लिए है कि स्टैंड अलोन? कंसोलिडेटेड है ये। तो बहुत मेहनत हुई है, राइट? क्योंकि एक एक कंपनी का कंसोलिडेटेड लेना ये आसान नहीं है, बट गुड, राइट? अब एकदम नीचे की कंपनियों का डेटा कंसोलिडेटेड नहीं लोगे चलेगा, वहां हमें जाना भी नहीं, वो सब स्टैंड अलोन है। जो मैंने खाली ऊपर यहाँ पे जो लिंक डाले हैं सब में, अच्छा, वो सब कंसोलिडेटेड वाले हैं। बस अच्छा किया आपने। अब ये जितनी कंपनियां हैं यहाँ पे देखो, 57,000 करोड़ मतलब करीबन 60,000 करोड़ का आधा होता है, 50% इज 30,000 एंड 30 का आधा 15। तो मतलब दूसरी कंपनी जो सेकंड नंबर वाली है वो इसकी आधे के आधे है, करेक्ट, राइट? तो कुछ कंपनियां होती है जो अपने सेक्टर में पता नहीं क्या करती है, पर ग्रोथ उनका धमाकेदार होता है। मतलब इन्होंने धंधा तो इतने दूर जाके बैठ गए हैं ना कि दूसरी कंपनियों को कितना भी ग्रोथ करे कोई मदरसन को छू नहीं सकता, राइट? लेकिन वो पूरा जो ग्रोथ किया है किसके दम पे किया है? मेरे ख्याल से आपने डेप का डाला डेटा, कितना डेप है? उनका डेप्थ काफी ज्यादा है, जबरदस्त बड़ा है डेप्थ जी, है ना? तो जितना रिजर्व उतना डेप्थ, एग्जैक्टली, अंदाजे से जी। और प्रॉफिट मार्जिन भी कितना बहुत है? ही कम है। या सही बात है, उनका प्रॉफिट मार्जिन का 2.7 है। या तो ये इसीलिए कम है क्योंकि डेप्थ उनका काफी ज्यादा है, तो पैसा मार्जिन में चला जाता है, एग्जैक्टली। तो ये डेप्थ के दम पे जबरदस्त एक्सपांड कर रहा है, पर एक्सपांशन में तो हमें इनको एक पॉइंट देना पड़ेगा, बराबर ना? कि भाई धंधा इनका जबरदस्त, और क्वालिटी में ये लोग मार खा रहे हैं, राइट सर? करेक्ट। या तो फिर अब मेरे को कंफ्यूजन है कि अभी मदरसन धंधा कर रहा है, डेप्थ इतनी ज्यादा है, कल प्रॉब्लम हो सकता है शायद मेरे को, तो मेरे को और ऑप्शन चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन आपको कौन से मिले? मैंने अमरा राजा बैटरी। ओके, राइट। क्यों अमरा राजा? मार्जिन? उसका मार्जिन एक तो अच्छा है,
या 9% ओके मार्जिन है उनका। डेट ICR भी काफी अच्छा है, 80.4 आ रहा है बहुत और कंफर्टेबल है। हाँ काफी कंफर्टेबल है। और उनका डेट भी आप देखें तो खाली डेब्ट फ्री 92 कंपनी होगा या कंपनी है। 92 मतलब कुछ भी नहीं है, करेक्ट बराबर ना? 2% मतलब दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, करेक्ट। राइट? तो एक डेब्ट फ्री कंपनी है आमरा राजा बैटरी, एब्सोल्युटली। धंधा उनका लिमिटेड है, करेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे बहुत कम है, हम्म, पर एकदम तगड़ा नहीं है। और चलो हाँ ये कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी है, हाँ। बट राइट? फ्यूचर में अगर हम्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते हैं तो शायद का धंधा बढ़ सकता है। बराबर है, एब्सोल्युटली। अब वो भी हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक अभी तो देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू तो हो ही गया है, करेक्ट तो उसका फायदा अमरा राजा उठा रही है कि नहीं उठा रही है, ये हमें वो पता देखना चलेगा पड़ेगा। इनके बिजनेस, करेक्ट। राइट? तो एक हमने आमरा राजा टिक कर ली, उसके अलावा आपने दूसरी यहाँ पे बॉश टिक सेकंड मैंने बॉश टिक किया है, की। ओके, राइट। वहाँ पे फिर और भी कुछ? बॉश है और उसमें भी उनका या NPM अच्छा है और उनका राइट डेथ तो एकदम ही कम है उसमें। राइट। आईसीआर भी अच्छा है, मतलब डेब्ट ICR भी टेकिंग अच्छा है। कैपेसिटी अच्छा है। करेक्ट। डेब्ट तो है ही नहीं, हाँ डेब्ट फ्री कंपनी है ये, खाली राइट? उनका ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में थोड़ा या डाउन था, ओके, बट करंट ईयर में उनका ग्रोथ थोड़ा अच्छा हुआ है, बेटर तो देन। इम्तियाज जी मैं एक रूल आपको बता देता हूँ, हाँ दिस इज रूल, राइट? ओके। कि जो भी, सब लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा यहाँ पे, ये इम्तियाज जी ने जो डेटा निकाला है और ये जबरदस्त काम का क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सबके सेक्टर को भी ये छुएगा। जैसे इम्तियाज जी ने कहा कि देखो बॉश का ग्रोथ कम है, दूसरा वेबको का भी ग्रोथ कम है, तो क्यों यही दोनों कंपनी का ग्रोथ कम है? बाकी का ग्रोथ किसी का नेगेटिव नहीं है, राइट? हम्म अब हम मानते हैं मंदी में है पूरा सेक्टर, पर नेगेटिव ग्रोथ किसी का नहीं है। हम्म अब ये आपको हर एक सेक्टर में मिलेगा कि जो भी, लेट मी राइट डाउन हियर, ऑल दोस कंपनीज विच आर मल्टीनेशनल कंपनीज, हम्म आई रिपीट, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनकी एक खूबी होती है कि वो हाई क्वालिटी होती है, करेक्ट। राइट? क्योंकि बॉश कितने साल से होगी सर अंदाजे से इम्तियाज जी? काफी पुरानी है हाँ, ये काफी 100 साल से कंपनियां है, पुरानी। राइट? तो इतने वर्षों से दुनिया भर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो डेप तो इनके होगी नहीं। ये सब रिच कैश फ्लो वाली कंपनियां होती है। करेक्ट। अगर मेरे पास बॉश होंगे, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड भी आता होगा, राइट? क्वालिटी हमेशा हाई होगी। उसी प्रकार से अगर वेबको देखा हो, वेबको की भी क्वालिटी बढ़िया होगी, करेक्ट। लेकिन उनका एक बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ग्रोथ आपको मल्टीनेशनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे यहाँ मदरसन है, अब ये मदरसन डेप्ट लेके या कुछ भी करके, एक चीज है, ये मदरसन बहुत ही छोटी कंपनी थी वर्षों पहले, राइट? जब मारुति आई तो मदरसन सबसे पहली दौड़ी सुजुकी जहां से था वहां कंपनी को मिलने के लिए, वो कंट्री में गई और उन्होंने ऑफर की कि भी हमको धंधा। शुरुआत से मदरसन सुमी पहले खाली मारुति के पार्ट्स बनाते थे। आज कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो मदरसन को 15% से ज्यादा धंधा देता है। मतलब सोचो कितना इन लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है। इतने सारे देश में है ये कि इंडिया भी इन्हें 15% धंधा नहीं दे रहा है। इन्होंने ये टारगेट लिया था 20 साल पहले कि हमें ऐसा डाइवर्सिफाई होना है कि हम कोई कंट्री पे डिपेंड ही ना रहे, ताकि वो कंट्री में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा धंधा कितना इफेक्ट होगा, लिमिटेड। सो मदरसन अकेली नहीं, जो भी इंडियन कंपनीज होगी, हमारी इंडियन कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने धंधों को फैलाया। तो आप हर एक सेक्टर में ये देखोगे कि इंडियन कंपनीज जो होगी उनका ग्रोथ जबरदस्त होगा, वो हाई ग्रोथ कंपनी होती है, क्योंकि ये इंडोनेशिया में माल बेचती है। उनको जहां जहां ग्रोथ दिखेगा वहां वहां प्लांट लगा के वहां वहां ये लोग एक्सपांड करना चालू करते हैं। तो इंडियन कंपनीज वुड बी हाई ग्रोथ। आप चाहो तो पर्सनल प्रोडक्ट सेक्टर देख लो, आप चाहो तो फार्मा सेक्टर देख लो। फार्मा में फाइजर होगी तो वो हाई क्वालिटी है पर ग्रोथ नहीं मिलेगा,
क्योंकि फाइजर दुनिया भर में है, बॉश दुनिया भर में है, पर बॉश लिमिटेड ये खाली इंडिया की कंपनी है। तो ये हमें फायदा कितना देंगे पता है? खाली इंडिया का। अब ये दूसरी कंट्री में माल बेचेंगे उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, पर मदरसन इंडिया को छोड़ के 70 कंट्रीज में माल बेचेगी, उसका भी हमें फायदा होगा कि नहीं? क्योंकि सोर्स क्या है मदरसन का? इंडियन कंपनी, राइट? तो अगर हमें ग्रोथ जबरदस्त चाहिए तो कहाँ फोकस करना पड़ेगा? इंडियन कंपनीज में। पर आपको इंडियन कंपनी में वो क्वालिटी मिलेगी सर जो मल्टीनेशनल में मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि इंडियन कंपनी, अब ये मदरसन बेचारी है 20-25 साल से, राइट? तो इनके पास पैसे नहीं है, ये ग्रोथ होने के लिए इनको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो वैसे आप कोई भी कंपनी देख लो, यहाँ पे सुंदरम फास्टनर वेरी गुड कंपनी, फास्टनर की कंपनी है ये, राइट? पर इंडियन कंपनीज है, बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा डेप्थ एक सहारा होता है जहां से पैसा आता है। हमें ये देखना चाहिए कि डेप्थ कंफर्टेबल भी हो, राइट? करेक्ट। सो बॉश में आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया कि देखो ग्रोथ नहीं है, तो अब आप इसको याद रखिएगा कि ये हर एक सेक्टर में ऐसा ही होगा। आप केमिकल में देखो, BASF है, बायर है, ग्रोथ नहीं होगा, पर हाँ वो डेप्थ फ्री होगा, राइट? तो हमारा पैसा नहीं बनेगा। अगर मैंने बॉश में पैसा इन्वेस्ट किया होता, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला होगा, पर वो डिविडेंड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि धंधा ही नहीं बढ़ता है, राइट सर? गॉट इट। तो एक बढ़िया लर्निंग हमको आपके सेक्टर में से मिली, राइट? अगर मैं बॉश में निवेश करता हूं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ योर सेकंड प्रायोरिटी इज बॉश, तो अगर बॉश में निवेश करेंगे इम्तियाज जी, ऑटो पार्ट्स का धंधा बढ़ेगा तो बॉश को भी जरूर फायदा होगा, लेकिन दुनिया भर में ऑटो का जो धंधा बढ़ेगा उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, राइट सर? तो एक नेगेटिव पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। डन? बाकी आपने काम बहुत ही अच्छा किया है, और जो भी आपने सेग्रीगेशन किया, वेबको हो, सुंदरम फास्टनर हो, वंडरफुल, वेरी गुड वर्क, बढ़िया सर, थैंक यू। ओके, सो लेट मी मूव अहेड। यहाँ पे हमने ऑटो पार्ट्स पे जब डेटा देखा तो कुछ हमारे जानकारी हम लोगों को मिली, एंड दैट वाज अमेजिंग। इम्तियाज जी के डेटा के साथ मैं थोड़ा और यहाँ पे आगे बढ़ू तो जिग्नेश करकर, जिग्नेश भाई ने कितना काम किया है? यस जिग्नेश भाई? यस सर, अभी तो मतलब पूरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, और कुछ डेटा डाला आपने इसमें? हाँ यस यस, डेटा डाला हुआ है। चलो जो डेटा डाला उतना देख लेते हैं हम लोग। और जिग्नेश भाई जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं कुछ चैट देख रहा हूँ कि मिस्टर नथु शिंदे ने लिखा है मदरसन सप्लाइज पार्ट्स टू ऑल OEM अराउंड वर्ल्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट शिंदे जी। ये इनका जो नियम मैंने बताया ना 15% वाला, ये अमेजिंग है। कोई एक कंट्री 15% से ज्यादा धंधा नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा एक रूल है इनका कि कोई एक कंपनी भी 15% से ज्यादा धंधा नहीं देनी चाहिए। तो खाली ऑडी का अगर धंधा इनके पास आएगा तो नहीं चलेगा, ये हर एक कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, और इसीलिए ये कंपनी ने पिछले 20 साल में कभी भी नुकसान नहीं किया, जबरदस्त ग्रोथ दिया है, इतने कम मार्जिन है, पर ये मार्जिन के साथ भी कहीं ना कहीं से देखो, पिछला साल बहुत बुरा था ऑटो के लिए, पर फिर भी ये प्रॉफिट लेके आए, राइट? तो इसीलिए इनको मार्केट कैप भी मिलता है, राइट? बट स्टिल जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, अगर डेप्थ ज्यादा है तो हमें ध्यान पड़ेगी, राइट? और सुनीता मैडम ने लिखा है मींस वी हैव टू फोकस ऑन इंडियन कंपनीज। एब्सोल्युटली राइट मैडम, इंडियन कंपनीज हमें तगड़ा ग्रोथ देगी, मल्टीनेशनल हमें लिमिटेड ग्रोथ देगी। सो डेफिनेटली फोकस ऑन इंडियन कंपनीज इफ वी वांट हाई ग्रोथ ऑन इन आवर पोर्टफोलियो, राइट? चलिए अभी मैं वापस जिग्नेश भाई के साथ आगे बढ़ता हूँ। यस जिग्नेश भाई, आपने जितना डेटा डाला उसमें आपको क्या जानकारी मिली, कुछ बता सकते हो? हाँ, एक तो ये जो सेक्टर है फाइनेंस इंक्लूडिंग NBFC, तो मोर देन 275 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। 275 मतलब जबरदस्त कंपनियां है ना, बहुत ज्यादा, राइट? अब सब काम की नहीं है, कितने लेने की?
आपने कितनी ली है? 9 ली है, 9। 11। ओके, फिर भी 20 जितनी कंपनी ले ले, 15-20 कंपनी होगी तो थोड़ा आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा 5 साल बाद भी कि मैंने वो एक बड़ी कंपनी नहीं ली, राइट? क्योंकि ये हम परमानेंट काम कर रहे हैं जिग्नेश भाई, बराबर ना? एक बार आपने डेटा ले लिया ना, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो बजाज फाइनेंस ही इसमें अच्छी है, फिर आने वाले 10-15 साल हम बजाज फाइनेंस में बैटिंग करेंगे और हमें कोई पछतावा ही नहीं होगा कि भाई कोई कंपनी रह गई। इसीलिए हो सके उतनी कंपनी पहली बार में ले, राइट सर जिग्नेश भाई? यस यस। या अब आपको दूसरी क्या जानकारी मिली बताइए? दूसरी एक ये थी कि मार्केट कैप तो जो मतलब हमने वो इससे Right. पहले एक्सरसाइज किया था हम्म, कि जो 80% मार्केट कैप है वो 20% कंपनियां ही जो है वो बराबर। डिराइव करती है। तो Right, sir. ये डेटा से क्लियर वो मालूम पड़ता है कि टॉप की जो 3-4 कंपनियां है वही पूरे सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट राइट, पर यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग भी है। देखो हाँ जिग्नेश भाई, पीएफसी, हाँ पीएफसी के केस में पीएफसी और आरईसी ये दो एकदम बड़ी कंपनियां हैं और उनका मार्केट कैप इतना नहीं है ना? और दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस जो छोटी कंपनी है, इनके मुकाबले देखो दूसरों के मुकाबले तो बजाज भी बड़ी है, पर पीएफसी आरईसी के मुकाबले ये एक छोटी कंपनी है, पर उसका मार्केट कैप तो ये दोनों से 10 गुना ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है जिग्नेश भाई? वो तो डेटा डिगिंग ज्यादा तो नहीं किया है। ओके, देखो पीएफसी और आरईसी है ना, आजादी के जमाने की कंपनियां हैं। जब हम आजाद हुए तो इंडिया को ग्रोथ करना था, तो शुरुआत में हम लोगों ने हरियाली क्रांति देखी ना इनिशियली, तो पूरे पूरे भारत में हमें पानी पहुंचाना था, तो आरईसी का उस समय भी बड़ा योगदान था हरियाली क्रांति में। फिर बिजली की क्रांति, गांव गांव बिजली पहुंचानी थी, राइट? तो ये आरईसी पीएफसी इन दोनों का बरसों से योगदान है और इसीलिए इनका धंधा भी बड़ा है, राइट? पुरानी कंपनियां 25-25 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है और ये दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज है, एम आई राइट पीएसयू जिग्नेश भाई? यस यस। या अब देखो, जैसा अभी हमने बात किया कि अगर ग्रोथ चाहिए तो इंडियन कंपनी में रहने का, मल्टीनेशनल में नहीं, वैसे ही अगर ग्रोथ चाहिए तो प्राइवेट कंपनी में रहने का, पीएसयू में, राइट? क्योंकि पीएसयू कंपनीज का ग्रोथ सीमित हो जाता है, राइट? कुछ हद तक पीएससी को क्यों बनाया जाता है? सर्विस देने के लिए, बराबर? उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती। जब बनाया जाता है तो ये नहीं पूछा जाता तुम कितना प्रॉफिट करोगे, पर ये देखा जाता है कि तुम्हारे बनाने से अगर मैं आरईसी बना रहा हूं तो इससे भारत को कितना फायदा हो। तो जो भी अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, इनका पहला टारगेट प्रॉफिट नहीं होता है, पहला टारगेट क्या होता है? इंक्लूशन होता है कि हम जो धंधा करेंगे इससे पूरा इंक्लूसिव फायदा हो सबको। तो बहुत से ऐसी जगह होती है जहां पे प्रॉफिट ना भी कर होने के बावजूद वहां पे इनको धंधा करना पड़ता है, राइट? जैसे पीएफसी और आरईसी जनरली जो आपकी इलेक्ट्रिक की कंपनियां, जो स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उन लोगों को भी ये लोग फाइनेंस करते हैं, राइट? तो ग्रोथ उसमें ज्यादा होता नहीं। पर आपकी जो बजाज फाइनेंस है, इसका क्या फाइनेंसिंग का काम है जिग्नेश भाई? ये क्या करती है? या मेरे ख्याल से जिग्नेश भाई की कनेक्टिविटी निकल गई। ओके, एनीबॉडी कुड गाइड? बजाज फाइनेंस काय का फाइनेंसिंग करती है? व्हाट दे डू? सब तरीके का फाइनेंस करती है। मतलब हम लोग जो होम अप्लायंसेस लेते हैं वो भी फाइनेंस करती है। राइट, मतलब इनको तो ऐसा करना है कि तुमको, आप नाम लो, हम आपको फाइनेंस करेंगे, राइट? ये पूरा फाइनेंस का वर्ल्ड बना रहे हो, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं वैसे इसे रिटेल फाइनेंस। क्या कहते हैं? रिटेल फाइनेंस। आप गए शोरूम में, आपको एसी चाहिए, चलो ये फाइनेंस करेंगे, राइट?
तो बजाज फाइनेंस का धंधा 14,000 करोड़ का है, ये आपने कंसोलिडेटेड लिया है जिग्नेश भाई, स्टैंड अलोन है। लेट मी चेक, मेरे को थोड़ा चेक करने जैसा लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बजाज फाइनेंस, फाइनेंस में गया, रिजल्ट में गया, मार्च 2021 को क्लिक किया, ऑलराइट, और खुल जा सिम। ओके, काफी टाइम लगा रहा है ये, वापस से करता हूं। ओके, नाउ इट्स रेडी। ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड है, तो मैंने कंसोलिडेटेड क्लिक किया, राइट। स्टैंड अलोन मेरे को नहीं चाहिए, सो दिस इज कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ बजाज फाइनेंस। यहां पे मैं देखना चाहता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20, 21, 19, 20, तो मैं 20, 21 की देखता हूं। अब ये कंपनी का काम है फाइनेंसिंग का, राइट। तो फाइनेंस की कंपनियों में मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिएगा, खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं। जैसे आप में से जो व्यक्ति ने बैंक में काम किया होगा, HDFC बैंक, तो वहां पे भी आप टोटल इनकम देखिएगा, राइट। तो यहां पे मैं ले रहा हूं 26,668 करोड़, राइट। तो ये तो 13,000 है यहाँ पे। तो धंधा असल में इनका कितना है? 26,000 करोड़ का धंधा है इन लोगों का, है ना जिग्नेश भाई? तो ये थोड़ा डेटा एरर है, राइट। मेरे ख्याल से आपने स्टैंड अलोन लिया हुआ है, नहीं नहीं, वो एक्चुअली ऑटो लिया है, वो चेक करना अभी बाकी है। हाँ, तो वो कर लेना, बराबर ना? मेरे को थोड़ा लगा ऐसा, राइट। तो चलो, वो आप इसको सुधार दोगे, हम नेक्स्ट वीक इन डेटा के ऊपर बात करेंगे, राइट सर? यस। आपके जो डेटा है यहाँ पे रिटेल फाइनेंस की कंपनियां हैं, इसमें व्हीकल फाइनेंस की कंपनियां हैं, चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी। इसमें कुछ गोल्ड फाइनेंस की भी कंपनियां आएगी, मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस जैसी। तो ये पूरा फाइनेंसिंग का वर्ल्ड है, और ये चाहिए ही चाहिए, बड़े काम का सेक्टर है। लेकिन जिग्नेश भाई एक काम कीजिएगा, ये सेक्टर में ICR नहीं ढूंढे, राइट, क्योंकि इनका काम ही फाइनेंस का है। तो ये डेप्ट लेगी। ये फाइनेंस की कंपनियां धंधा कैसे करती है? ये पहले फंड लेती है, मान लो इनको 8% पे फंड मिला, राइट। ये अपनी प्रोडक्ट बनाती है और हमें 11% पे लोन देती है, फॉर एग्जाम्पल। तो इनको स्प्रेड कितना मिला? 3% का, राइट। उसमें से खर्चे निकालेगी, पर 3%, मतलब ये 8% पे 3% हुआ। हम मानेंगे खाली 3% पे काम करती है, लेकिन 8% पे 3 यानी करीबन 40% मार्जिन हुआ, बराबर। तो ये फंड रेज करते हैं पहले, तो फंड रेज करते तो डेप्थ तो होगी ही होगी। तो फाइनेंस कंपनियों में दोस्तों हम ICR नहीं देखेंगे, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड बी बेटर हियर, राइट फ्रेंड्स। चलिए, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। जिग्नेश भाई का डेटा हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे। और यहाँ पे पारस पटेल ने लिखा है हाउसिंग फाइनेंस, ओके। ये क्या कह रहे थे आप पारस भी? समझ में नहीं आया, मतलब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर चेक करना है आपको? नहीं सर, वो तो आप वो पूछ रहे थे ना, अच्छा। बजाज का ये तो हाउसिंग लोन और वो सब लोन देते हैं ना, अच्छा, उसमें कमेंट है। राइट। पर वो तो छोटा उनका सेक्टर है, मतलब उनका मेन काम हाउसिंग लोन का नहीं है। हाउसिंग लोन उनको मुश्किल से 2-5% का धंधा देता है, अभी उन्होंने लॉन्च किया जस्ट, राइट। मेन तो रिटेल फाइनेंस में, रिटेल फाइनेंस के दोस्त ये एकदम राजा है फाइनेंस, राइट सर। ओके, तो जिग्नेश सर एक क्वेरी थी। यस प्लीज सर इम्तियाज या बैंकिंग सेक्टर में भी ICR हमें लेना चाहिए कि उसको इग्नोर? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में भी सेम चीज है, फंड इन्होंने रेज किया और हमें लोन दी, राइट।
पर ये फाइनेंस और बैंकिंग दोनों में जहां पे आपने ICR लिखा है उसको डिलीट करके जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे ओके आपने डेटा निकाला है राइट, पर हमें यहाँ पे NPA लेना चाहिए। ओके बराबर, तो NPA कौन सा लेंगे इम्तियाज जी? ग्रॉस NPA, ग्रॉस एनपीए राइट। हम ये देखेंगे कि जो फाइनेंसिंग इन्होंने किया वो फाइनेंसिंग की क्वालिटी कैसी है, मतलब रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है राइट। तो इनकी जो एसेट्स है उसकी क्वालिटी बताएगा आज ग्रॉस NPA। तो यहाँ पे ग्रॉस NPA का डेटा अगर हम डालेंगे तो ये हमें जबरदस्त गाइड करेगा, ठीक है राइट। ठीक है। और एक और क्वेरी थी, ये हाँ जो जी। डेट हम जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें खाली जो नॉन करंट एसेट्स का लॉन्ग टर्म डेट से Right. खाली वही कंसिडर करना चाहिए कि इवन करंट एसेट्स में जो बोरिंग्स दिखाते हैं और लीज लाइबिलिटी दिखाता है वो भी ऐड करना चाहिए? ओके, जस्ट मैं कोई भी यहाँ पे एक पहले ओपन करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल ओके, जैसे ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है और आपने VBL का यहाँ पे डेप्ट डाला होगा, राइट। कितना डेप्ट है इनका? 2004 करोड़। ये कौन सा है सर? ये मैंने खाली नॉन करंट एसेट्स में से लिया है। राइट, मतलब आपने लॉन्ग टर्म डेप्ट डेप्ट ली है, राइट। ओके, अब देखो असल में जो डेप्ट है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का मिश्रण होती है। हम टोटल डेप्ट अगर देखें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट को टोटल करेंगे, प्लस करेंगे तो ये टोटल डेप्ट आपकी आएगी, राइट। पर टोटल डेप्ट क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। बहुत सी बार जो वर्किंग कैपिटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्लस माइनस होते हैं उसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म डेप्ट को कंसीडर नहीं करते, ओके राइट। तो जनरली डेप्ट टू इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेप्ट को कंसीडर किया जाता है, और जब आप डेप्ट टू इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेप्ट को कंसीडर करते हो खाली, तो आपको ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना आना चाहिए? कोई आइडिया उसका कितना हो तो हम बोलेंगे वी आर कंफर्टेबल? 30 2 आई थिंक 0.3 मैं यहाँ पे 20% लिख देता हूँ। हमने ICR 30 देखा था, राइट, ये 20% लिख दिया मैं। देखो ऐसा कोई नियम नहीं है, पर 20, 25, 30% से ज्यादा जब होता है ना तो समझ लो डेप्ट ज्यादा ही है। आपको कॉशियस रहना ही पड़ेगा। जब RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो जो भी कंपनियों पे 20, 25, 30 से ज्यादा डेप्ट होती है, अब वो कंपनियों का क्या है कि एक एक्सपोजर होता है डेप्ट में, तो उनका मार्जिन घटने लगता है। क्यों घटता है? क्योंकि RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इनको भी इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए ये लोगों ने लोन जो होती है बहुत सी वो फॉरेन करेंसी के लिए होती है क्योंकि सस्ती पड़ती है। तो FCCB जो इनकी होती है, अब मान लो कि रुपया डेप्रिशिएट हो गया डॉलर के सामने, तो रुपया डेप्रिशिएट होने से भी इनको मार पड़ेगी। इनको तो डॉलर में ही पेमेंट करना है, राइट। तो आज लाख रुपया देने से काम होता है, कल मेरे को 1.5 लाख देना पड़ेगा, राइट। तो ये सेंसिटिव कंपनियां हुई। अब जैसे VBL है तो VBL का अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ये कौन सा रेशियो हुआ सर? लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 62 है, तो ये ज्यादा है। मैं VBL में बड़ी पोजीशन बना के खड़ा रह जाऊंगा, ये नहीं चलेगा, राइट। भले ही इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो कंपनी प्रगति कर रही है, आपका पैसा बढ़ता है, पर वॉलेटिलिटी बहुत होगी फिर ऐसी कंपनियों में, राइट। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना लो। अभी जो आपका प्रश्न था कि दोनों टोटल डेप्ट, अगर आप टोटल डेप्ट लेते हो इम्तियाज जी, राइट, फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए क्या किया कि भले पीयूष भाई ने तो बोला है कि खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लो, पर मैं टोटल डेप्ट का भी डेटा रखना चाहता हूं, तो आप जरूर रख सकते हो। टोटल डेप्ट जब आप लोगे उस केस में 60% इज ऑल्सो अ कंफर्टेबल रेशियो, ओके, राइट सर। क्योंकि आपने पूरी डेप्ट ली है, मतलब शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी आ गया उसमें, तो आपको फिर वो कंपनी को थोड़ा 50-60% का तो एक्सपोजर देना चाहिए, इतना होगा, राइट। पर फिर 50-60% से भी ज्यादा अगर टोटल डेप्ट है तो फिर वो ज्यादा डेप्ट,
लॉजिक समझ में आ गया सर एकदम? यस सर, है ना? थैंक तो यू। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। डन? मैंने तो अभी सब में लॉन्ग टर्म डेप्ट ही लिया है। राइट, हाँ बस इतना ही करो ना, अभी लॉन्ग टर्म डेप्ट ही लो आप। ठीक है, राइट, ठीक। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कंपनियों में क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुछ कंपनियों की लायबिलिटी इतनी बढ़ गई होती है कि ये जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है। मेरे को मेरे सर पे इतना बोझ नहीं था कि मुझे तुरंत डेप्ट भरना है, पर मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण वो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या बन गई मेरी? शॉर्ट टर्म बन गई। तो जो खराब कंपनियां होती है उन लोगों की तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल निकल के सब शॉर्ट टर्म डेप्ट हो गई होती है। राइट, तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो तो क्या करें, टोटल डेप्ट ले लें। राइट, जैसे कोई कंपनी डेप्ट बर्डन में अभी खत्म ही हो गई है पूरी, ऐसी कंपनी का आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट सब निकल के सब शॉर्ट टर्म में आ गया होगा। राइट, ओके, तो ये डिलीट कर दो, ये सब मैंने लिखा हो। यस सर, ओके, थैंक यू। सो और सर इम्तियाज, जिससे हमने कुछ बात की और चलो हमें थोड़ी क्लियरिटी हुई। राइट, सो इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक। जितना ज्यादा हम क्वेरी पे बातचीत करेंगे उतनी ज्यादा हाई क्लियरिटी होगी। राइट, सो नाउ आई एम मूविंग टू पारस पटेल, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। सो लेट मी आस्क कि हैंड रेज का कारण कहिए पारस भाई। सर वैसे मैंने टोटल 5 सेक्टर है मेरे, लेकिन मैंने अभी एक पे ही काम किया है। ओके, मुझे सर एक क्वेरी है। या कहिए। ये सर इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है ना। ओके, यस सर, एक तो ये बैलेंस शीट में फाइनेंशियल लायबिलिटीज देखनी है या बोरोइंग्स देखना है? बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग प्रॉपर शब्द है। फाइनेंशियल लायबिलिटी तो क्या है, दूसरी भी बहुत हो सकती है। और वैसे लीज मेरा लायबिलिटीज टैक्स पे करना बाकी है तो वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हुई, राइट। बराबर? तो और तो खाली बोरोइंग ही लीज लायबिलिटीज है सर, वो लीज लायबिलिटी लेनी। राइट, आप एक कॉलम बना सकते हो यहाँ पे, लीज लायबिलिटी। क्योंकि अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, राइट, तो रेस्टोरेंट में जुबिलेंट फूड है, फिर और 2-3 नाम, बर्गर किंग है, देवयानी इंटरनेशनल है, देवयानी इंटरनेशनल है। अब सारी जो कंपनियां हैं उनके सर पे कुछ ना कुछ तो डेप्ट है, बारबेक्यू, ये सब डेप्ट बर्डन वाली कंपनियां हैं। जुबिलेंट टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, पर उसकी लीज लायबिलिटी है, क्योंकि वो जो स्टोर खोलती जा रही है, वो जो रेस्टोरेंट खोलती जा रही है, वो लीज पे लेती है, तो उनको लीज का भाड़ा तो पे करना पड़ेगा ना पारस भाई, तो वो भी तो एक लायबिलिटी हुई कि नहीं? तो सर लीज लायबिलिटीज भी डेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? लीज लायबिलिटी डेप्ट नहीं हुआ सर, राइट, पर वो आपको पे तो करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीज लायबिलिटी इतनी है कंपनी की। राइट, अब जैसे डीमार्ट है, देखो डीमार्ट स्टोर खुलता ही जा रहा है, पर डीमार्ट ना डेप्ट लेता है ना ही वो लीज लेता है, खुद के स्टोर ओपन करता जाता है, तो डीमार्ट की ना बोरोइंग है ना लीज लायबिलिटी है, तो कितनी बढ़िया बात हो गई। जबकि आपकी शॉपर स्टॉप, ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है या ओके, दूसरी जो कंपनियां हैं वो उनके सर पे बोरोइंग भी है और लीज लायबिलिटी। अब जैसे आईटी की जो कंपनियां होगी वो सबके ऊपर लीज लायबिलिटी होगी, राइट, उनके ऊपर डेप्ट नहीं होगी। लीज लायबिलिटीज का एक अलग से कॉलम बनाना है, राइट? हाँ, बना लेने का, ताकि आपको एक ध्यान रहे कि उनके सर पे लीज लायबिलिटी कितनी है। राइट सर, बराबर, ये सब आपके देखो, ये एक पूरा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ही देखने का। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा सेक्टर को अपने हिसाब से चेंज भी करेंगे। जैसा हमने बैंकिंग में तय किया आईसीआर नहीं देखेंगे, हम एनपीए देखेंगे, राइट, वैसे ही लीज लायबिलिटी आपको कई जगह पे काम लगेगी, बराबर? या डन। तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, और अभी हमारी बात जिग्नेश भाई से हो रही थी। सो राइट नाउ इट्स 8:26। जितेंद्र बंसल, आपने 3 सेक्टर पे काम किया है। करण जी 1 2 3 1 2 3 6, so fantastic and very good, right? Monica madam 2 sector, wonderful to Jitendra ji also. Naresh Govil
बात होगी हमारी, काफी सेक्टर पे काम किया। नीतू ब्रह्मभट्ट मैडम, वेरी गुड, 2 सेक्टर और दोनों ही आपने इंपॉर्टेंट सेक्टर ले लिए, तो जरूर बात होनी चाहिए। पारस पटेल, 1 2 3 4 5 एंड ऑल द 5 सेक्टर्स आर एब्सोल्युटली काम के हैं, तो देखना पड़ेगा इनको भी हमें, राइट। लेकिन देखो आज हमारी कुछ बेसिक चीजों पे चर्चा होगी, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा समय भी वो बेसिक चीजों पे चला गया, बट इट्स ऑल राइट, ये जरूरी बातें थी। अब इन चीजों को ध्यान में रख के अभी जब आप काम करोगे तो और बेहतरीन होगा काम, राइट। तो राकेश नायर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, सुरुचि मैडम, इंडस्ट्रियल मशीनरी। पर सुरुचि मैडम ये एक सेक्टर काम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीनरी वो सेक्टर नहीं है जो बहुत लर्निंग देगा। तो इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है कुछ और सेक्टर भी ले लीजिएगा, राइट। विजय कुमार, धमाकेदार, बढ़िया एकदम, 7 सेक्टर आपने लिए हैं, सो दैट्स गुड। ये सेक्टर में पेंट और सेरामिक को अलग करना था, ये थोड़ा चैलेंज था, राइट। तो इट्स गुड अगर आपने ये काम किया है। और युवराज सिंह जी, एसेट मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइड, गुड वर्क। इनके अलावा बाकी जो भी लोगों का दोस्तों होमवर्क बाकी, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी अपना अपना नाम ऐड करके जो सेक्टर यहाँ पे बाकी है वो सेक्टर पे काम करें, राइट, ताकि लर्निंग मिले। नेक्स्ट वीक हम लोग इन्हीं चीजों को पूरा करें, राइट, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि समय दोस्तों आपके पास कम था और इस बार लर्निंग बहुत ज्यादा थी, राइट। तो हम क्या क्या काम करेंगे दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड डेटा देखेंगे, हम कंसोलिडेटेड सेल्स प्रॉफिट दोनों लेंगे, मार्जिन का फॉर्मूला चेंज करेंगे ताकि लेटेस्ट मार्जिन हमारे आ जाए, राइट। हम डेप्थ पेइंग कैपेसिटी चेक करेंगे, हम कंपनियों की डेप्थ टू इक्विटी देखेंगे और इन चीजों के आधार पर कितनी रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे मिल रही है ये हम चेक करेंगे, राइट। ग्रोथ आपने डाला है तभी तो आपकी क्लियरिटी हुई, नहीं तो आपको यही लगता बॉश इज अ गुड कंपनी, गुड तो है ही पर ग्रोथ नहीं है, राइट। तो ये भी हमें जानकारी चाहिए, राइट। तो ये डेटा डालें और उसको अगर आप डैशबोर्ड के हिसाब से सजाएंगे तो आपकी क्लियरिटी दोस्तों बढ़िया होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है, 7 बड़े दिन, राइट। तो आने वाले 7 दिनों को दोस्तों वेस्ट मत होने देना। ये 7 दिनों में हो सके उतने ज्यादा सेक्टर पे काम कीजिएगा, राइट। कुछ सेक्टर आपको ऐड करने हो तो आप अपने आप भी ऐड कर सकते हो, भले मैंने यहाँ नहीं लिखा है, राइट। डिमांडिंग इंडस्ट्री में वहां से निकाल के आप यहाँ पे डाल सकते हो फॉर योर लर्निंग, राइट। युवराज जी, यस, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए सर। हाँ सर, यानी हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ एकदम क्लियर है ना युवराज जी? हाँ तो सर ऐसा मेरा ये था कि जो हम लोग डेप्थ टू इक्विटी और आरओई जो ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर जो लास्ट में अपना आता है कि इक्विटी के लास्ट में जो आता है वो इक्विटी वाला करना है कि कैसे करना है? उसका एक बार टोटल इक्विटी है और इक्विटी 2 है, तो उसमें से कौन सा लेना है? बराबर, ओके। तो देखो यहाँ पे जैसे आपकी 3M इंडिया कंपनी है, बराबर युवराज भाई, अब ये 3M भी अगेन मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। इनका इक्विटी 11 करोड़ का है खाली और प्रॉफिट 150 करोड़ का है। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी ये जो ढूंढी, मैं आपको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस काफी आ रहा है। हाँ ओके, तो आपने एक ढूंढा रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब 3M के मालिकों ने जो पैसे लगाए थे, मालिकों ने कितने लगाए? 11 करोड़। कितना कमा रहे? 150 करोड़। तो मालिक जो है वो हर साल 13 गुना रुपए कमा रहे जो उन्होंने लगाया था दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि शेयर बाजार को वो 13% मिला और खुश मत हो जाओ, आप सबको भी 10-10 गुना मिलेगा जो पैसा लगाया है उसका। पर मालिकों ने भी वेट किया है, हमें भी वेट करना पड़ेगा। पेशेंस इज द की फॉर दिस टाइप ऑफ वेल्थ। ये तगड़ा पैसा शेयर बाजार में बनता है पर ये फ्यूचर ऑप्शन में नहीं बनता है। ये शांति रखने पे बिजनेस माइंड
बनाने से बनता है दोस्तों। अब जो युवराज जी का क्वेश्चन था कि 2 इक्विटी है, तो एक इक्विटी क्या हुई, पहले कितना पैसा लगाया, तो 11 करोड़ लगाया, राइट। अब टोटल इक्विटी कितनी है, वो है रिजर्व। इनके रिजर्व में 2000 करोड़ कैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि 3M इतने वर्षों से प्रॉफिट कर रहा है। तो ये जो 150 करोड़ का इस साल इन्होंने प्रॉफिट किया, मान लीजिए ये 150 करोड़ में से इन्होंने 9 करोड़ डिविडेंड में बांट दिए। कितने बांटे, 9 करोड़। तो 9 करोड़ आपको इसी साल कैश प्रॉफिट होगा, मतलब आपके बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे आपके हिस्से के मुताबिक। तो आपको कितना फायदा हुआ, 150 करोड़ में से 9 करोड़। बाकी के 150 करोड़ किधर जाएंगे, ये 150 करोड़ रुपए आपके रिजर्व में जाते हैं। तो ये वर्षों तक जब ये ऐसे 150 करोड़ रुपए इकट्ठे होते जाते हैं तो आपकी एक रिजर्व तगड़ी बनती है। सोचो 11 करोड़ से शुरुआत हुई थी हमारी जर्नी की, आज हमारी इक्विटी कितनी हो गई, 2200 करोड़ की। तो 3M का भाव 10 रुपए से आज अगर 25,000 है, तो ये 25,000 क्यों है पता है, क्योंकि उसकी इक्विटी 2000 करोड़ की हो चुकी, राइट। आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है और ये वैल्यूएशन की वजह से भाव बनता है। जितनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी उतना आपका भाव बढ़ता जाएगा। मान लो पूरा पैसा 3M ने सब डिविडेंड में बांट दिया होता, राइट, तो ये रिजर्व भी नहीं बढ़ा होता, भाव भी नहीं बढ़ा होता। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती है, जैसे इंडिया में कंपनियां अंदाजे से 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर 100 करोड़ कोई कंपनी करेगी तो 30 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा, 70 रुपीज उसके रिजर्व में ऐड हो जाएगा। हर साल रिजर्व ऐड होते होते आपका रिजर्व तगड़ा बनता है और इसीलिए कल 10 रुपए वाला शेयर आज 200 रुपया आ जाता है। तो शेयर चलते क्यों है, रिजर्व की वजह से, तगड़ा रिजर्व, अर्निंग की वजह से, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जब आप ढूंढोगे तब आपको रिटर्न यानी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है, ये टोटल इक्विटी से डिवाइड करना है युवराज जी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट यानी रिटर्न, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी यानी कितना हुआ, एक में ले रहा हूं रिजर्व और ले रहा हूं ओरिजिनल इक्विटी, दोनों का टोटल, ये हुई टोटल इक्विटी। कितना है, 6.72%। तो आपने बिल्कुल सही निकाला था जो डेटा आपने निकाला था, बराबर युवराज जी। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो, अभी इसके अंदर है ना, तो मेरा वो उसके अंदर फिल्टर ऐड नहीं हो रहा है, तो मेरे से वो ये नहीं हुआ इसका। फिल्टर ऐड करके नहीं कहते, मार्केट कैप को मुझे फिल्टर ऐड नहीं करना था। अच्छा फिल्टर, हाँ। ओके हाँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने किया और यहाँ पे क्रिएट, ओके आपने कुछ मर्ज किया हुआ है इससे फिल्टर। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका कोई कॉलम जो आपने मर्ज किया हुआ है, 2-3 डेटा मर्ज किए हुए, उसको आपको अनमर्ज करना पड़ेगा। लेट मी चेक कहाँ पे ऐसा मर्ज आपने किया हुआ है। ओके यहाँ पे तो कोई डेटा, चलो और एक बार ट्राई करता हूँ। L17 कॉलम लिखिए सर, L17 हाँ यस यहाँ पे प्रॉब्लम, अनमर्ज। ओके
अभी हो जाना चाहिए। हो गया युवराज भाई? देखो फिल्टर हो गया बराबर, अभी कर लेना। ओके ओके हाँ ओके सर। और सर हेलो सर। हाँ जी बोलो हेलो। बोलो। अभी मेरा जो Yes. असिस्टेंट मैनेजमेंट वाला था उसके अंदर तो आईसीआर और डेब्ट टू इक्विटी आएगा, क्योंकि वो बैंकिंग वाला था। नहीं नहीं उसमें नहीं आएगी। दो डेब्ट टू इक्विटी भी नहीं आता है ना उसके अंदर, नहीं क्योंकि मैंने आएगा। ढूंढा था पर मुझे मिला नहीं था इसके लिए। बराबर नहीं आएगा युवराज भाई, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां तो हमसे पैसा लेती है और वो डेब्ट हाँ। उनके सर पे कभी कोई होती ही नहीं। ओके ओके सर। ओके ओके। ये नरेश भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है? यस कहिए। सर जोमेटो को मुझे इक्विटी देखना है सर। जोमेटो का इक्विटी, ओके। अभी जोमेटो का इक्विटी किधर से मिलेगा? सर वो कंपनी की साइट से देखा हुआ है मैंने। ओके, पर जोमेटो वहाँ का रिजल्ट कोई भी रिजल्ट आया? नहीं सर, कम वो जोमेटो की साइट पे से लिया हुआ है। ओके कोई बात नहीं। देखो जोमेटो का इक्विटी, एक मिनट, कहाँ गया आपका सेक्टर? यहीं पे है ना? जी ओके चलो देख लेते हैं। सेम स्टाइल देखो, मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जा रहा हूं और कंट्रोल F रिजल्ट, तो ये जोमेटो के रिजल्ट आ गए। चलो ओपन करते हैं रिजल्ट। ये सब पढ़ने में अच्छा है, काम लग सकता है, पर अभी मेरे को जो जानकारी चाहिए वो चाहिए, तो वो मुझे मिलेगी इस डेटा में से। चलो करता हूं इसको थोड़ा मैं ब्रॉड। सर कंपनी की साइट पे भी दिया हुआ है। राइट, हाँ पर ये सिंपल है ना, सीधा BS इंडिया में से निकाल दिया अपन ने। आप डेटा जहां से भी लो, पर हमें चाहिए क्या? रिजल्ट। राइट, साइट से लेना हो साइट से ले सकते हैं। रिजल्ट लेते टाइम ये कंसोलिडेटेड होना चाहिए, वो ध्यान रखने का। राइट, अगर कंसोलिडेटेड नहीं है तो और डाउन स्क्रॉल करके जाता है। चलो ये इनका और थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी दिखे। चलिए मैं सीधा अभी इनका धंधा बंदा तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि पिछले साल इनका धंधा था 730 करोड़ का, ये साल हो गया है 2000 करोड़ का। तो जबरदस्त ग्रोथ किया है जोमेटो ने, धंधा इनका धमाकेदार है एकदम। पिछले पूरे साल का धंधा जोमेटो ने 6 महीने में ही कर दिया, तो ये साल होना चाहिए 4,000 करोड़, तो इनका धंधा होना चाहिए। लगता है मस्त कर रहे एकदम धंधा। राइट, अब उसके साथ नुकसान भी करते जा रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, धंधा बढ़ रहा है, खुशी की बात है। तो इक्विटी कितना है इनका, ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे। पहले कितना इक्विटी था पिछले साल? यस नरेश भाई? जी 30 लाख का। पिछले साल इक्विटी कितना था? 30 लाख। जी सर। पर अभी इनका इक्विटी कितना हो गया है? पेड अप शेयर कैपिटल 766 करोड़, ये लेटेस्ट है ना? सर मैंने वो साइट पे जो रिजल्ट दिए हुए वहां से मैंने देखा, तो उसमें सर ऐसा आता है उनका इंस्ट्रूमेंट एंटायरली इक्विटी इन नेचर, ऐसा भी एक पोर्शन आता है इक्विटी में। इक्विटी कैपिटल भी है और ये भी है, दो साथ में है। राइट, अपने को लेने का पेड अप इक्विटी, पेड अप शेयर कैपिटल, वो सर साइड से निकालो तो सर वो वैसा सेम होगा। तो मैं देख नरेश भाई ये सिंपल है, देखो बिल्कुल सिंपल है। जो रिजल्ट होते हैं उसमें देखोगे तो हाई सिंप्लिसिटी रहेगी। राइट, अब ये जो रिजल्ट है ये इन्होंने हर जगह पे अपलोड किए होंगे। राइट, हमें रिजल्ट में ये किसके मुताबिक इन्होंने डेटा दिया हुआ पता है? जो कौन मांगता है? एक्सचेंज मांगता है कि भाई आपको ये डेटा देना पड़ेगा ताकि हम सबको पता चले। राइट, यहाँ पे जहां पे भी आपको पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, समझ लो ये आपकी इक्विटी है। तो दिस इज योर फाइनल इक्विटी 757 करोड़। अब अदर इक्विटी यहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट नहीं दी हुई है, दी हुई है पिछले साल की इक्विटी है 7644 करोड़। तो ये तो IPO से पहले का इनका है इक्विटी।
7,500 करोड़ का इनका आईपीओ से पहले भी इक्विटी थे। अभी कितना हो गया होगा, कोई आइडिया? 756। देखो क्या होगा पता है नरेश भाई, जब जी। इन्होंने अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाया तो ये पैसा कैपिटल बढ़ा के फंड रेज किया आईपीओ के जरिए से। तो आईपीओ में जो पैसा आया होगा वो पैसा रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आईपीओ से फंडिंग आया होगा उसमें कुछ रुपया पुराने प्रमोटर के पास गया होगा और बाकी रुपया सब रिटेन्ड अर्निंग। पर कितना है वो यहाँ से दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इनकम स्टेटमेंट आपको सेल्स प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देता है। हमें चाहिए इक्विटी और टोटल इक्विटी, उसकी इंफॉर्मेशन किधर से मिलेगी? बैलेंस बैलेंस शीट। शीट। अगर इन्होंने दी होगी तो अच्छा है, अरे वाह देखो दी हुई है तो सब इंफॉर्मेशन इधर से ही मिल जाएगी। नरेश भाई देखो क्या करने का, डाउन स्क्रॉल किया और पढ़ो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। तो ये सबसे पहले इक्विटी, कितना इक्विटी है इनका, कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल? 757 करोड़। 6। हाँ 757, बराबर बात है आपकी। तो ये इक्विटी तो यहाँ पे कितनी लिखनी पड़ेगी हमें, लिख दो जी सर। 757 करोड़ का इनका पेड अप कैपिटल है। अब हम रिटेन्ड अर्निंग भी लिख ही देते हैं, राइट। इनके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, अभी जो आप कह रहे थे एंटायरली इक्विटी इन नेचर, अदर इक्विटी। देखो पहले जो इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट थे वो 454 करोड़ के थे, अभी वो निकल गया है। तो आईपीओ के बाद अब जब ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है, आपको इसकी सीधे सीधी ये टोटल इक्विटी देख लेनी। कितनी हुई टोटल इक्विटी इनकी? 16479 करोड़। ये इंक्लूड करती है ये इक्विटी को भी 757 करोड़, राइट। तो मैं टोटल इक्विटी यहाँ पे लिख देता हूं। कहाँ लिखा है आपने इक्विटी? ओके, रिजर्व कितना हुआ मेरा? 16494। 16494। कितना रिजर्व है इनके पास सर? 16,500 करोड़ का रिजर्व इनके पास आ चुका है, राइट सर? जी सर। तगड़ा रिजर्व है इनके पास अभी, जी सर, है ना। तो ये एसेट बैलेंस शीट को ऐसे पढ़ा जाता है। इनका टोटल इक्विटी कितना होगा? अदर इक्विटी और पेड अप इक्विटी, ये दोनों को मिला के इनका टोटल इक्विटी होगा। इनका मेरे को एक बात का जवाब दो नरेश भाई, आईपीओ से पहले इनके पास इक्विटी टोटल था 8,000 करोड़, ये दूसरा 8,000 करोड़ इनके पास किधर से आया? सर उन्होंने दो आपने बताया ना, एक नया कैपिटल रेज किया। वेरी गुड, वेरी और जो पुराने उनके इन्वेस्टर थे उन्होंने सेल करके उन्होंने मिला होगा सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखो कुछ कंपनियां आती है, लाती है आईपीओ और खाली प्रमोटर पैसा घर लेके चले जाते हैं, कंपनी को कोई फायदा नहीं होता है। पर जोमेटो ने ऐसा किया क्या? जोमेटो ने क्या किया, पैसा कंपनी के पास आने दिया 8,000 करोड़, तो कंपनी के पास अभी 16,000 करोड़ का टोटल इक्विटी बन चुका है। तो ये अच्छा इक्विटी हुआ, मतलब अच्छा पैसा है। कंपनी के पास क्या, हाँ कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है नरेश भाई? देखो इधर से देख सकते हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट। जी सर। हाँ कितना है? 3,000 करोड़ सर। 327 करोड़। जी सर, राइट। अदर बैंक बैलेंस कितना है? 3,500 करोड़। 3,500। जी सर। तो कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है, कोई चिंता नहीं है भले लॉस कर रही है। सर मैं और क्या जानना चाहता हूँ कि ये इनके पास रिजर्व इतना होता है तो फिर डेब्ट बर्डन कम नहीं कर सकते हो? कहाँ डेब्ट है इनके पास, है क्या? नहीं, कोई और कंपनियों के पास भी जो डेब्ट बर्डन कंपनी है उनका रिजर्व भी होता है। हाँ, तो रिजर्व से कम नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना, लेकिन देखो इनको क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया रहना चाहिए, राइट। अब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया मतलब कि आज अगर जैसे रिलायंस है,
एक रिलायंस का अगर अपन उदाहरण ले तो रिलायंस के पास टोटल इक्विटी होगी शायद अंदाजे से, आज ही मैंने जस्ट डेटा अपलोड किया, जस्ट अ मिनट, चलो एग्जैक्ट डेटा अपन देख लेते हैं। अंदाज क्यों लगाए जब अपने पास परफेक्ट डेटा है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला हुआ है, इसमें रिजर्व लिखा है, कितने का रिजर्व है रिलायंस के पास, 7.5 लाख करोड़ का कंपनी का टोटल रिजर्व है। कंपनी के सर पे लॉन्ग टर्म डेप्ट 1.5 लाख करोड़ की है और करंट डेप्ट 1 लाख करोड़ की है। तो जैसा अभी इम्तियाज जी मेरे को पूछ रहे थे, अभी ये रिलायंस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओह सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, अच्छा है बता दिया आपने। ओके राइट, ये है रिलायंस, अभी दिख रहा है आपको? जी सर। राइट, तो रिलायंस का 7.5 लाख करोड़ का रिजर्व है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। राइट, उनके सर पे डेप्ट है कितनी, 1.5 लाख करोड़ की लॉन्ग टर्म डेप्ट, 1 लाख करोड़ की शॉर्ट टर्म डेप्ट, तो टोटल 2.5 लाख करोड़ की डेप्ट हुई। जी सर। जो अभी इम्तियाज जी पूछ रहे थे मुझे कौन सी लेने की, तो मैं तो डेप्ट लॉन्ग टर्म ही ले रहा हूं, पर मैं रिलायंस की बात चल रही है तो मेरे को ध्यान रहे कि टोटल डेप्ट कितनी है। तो टोटल डेप्ट मेरे को पता रहे, इसलिए मैंने 2.5 लाख करोड़ का डेटा यहाँ पे पूरा लिया हुआ है। अब आप ये कहते हो कि 7.5 लाख करोड़ रिजर्व में है, तो ये 1.5 लाख करोड़ चुकते क्यों नहीं कर देते, यही कह रहे हो ना? जी सर, जी सर। ये 7.5 लाख करोड़ टोटल इक्विटी है, मतलब इतना कैश थोड़ी ना इनके पास। अभी हमने जोमेटो के केस में 16,000 करोड़ का उनका टोटल रिजर्व देखा, राइट, पर वो पूरा 16,000 करोड़ कैश नहीं होता है कि वो तुरंत उसको लिक्विड करके डेप्ट कर दे। और मान लो पूरा कैश अगर डेप्ट चुकाने में वो खर्च करेंगे तो फिर उनके पास वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, धंधा कैसे करेंगे? तो ये सब कैलकुलेशन होते हैं। धीमे धीमे रिलायंस क्या करता है, जैसे जैसे देखो अभी तक उसको इन्वेस्टमेंट करना था उसने कर दिया एक्सपांशन के लिए, अब वो जैसा जैसा प्रॉफिट आता जाएगा वो धीमे धीमे अपनी डेट भी पूरी करेगा, राइट? जी सर। पर हम बोले ये पूरा पैसा इधर से इधर ट्रांसफर नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, बराबर, क्योंकि ये पूरा कैश नहीं होता है। तो मैं वापस से स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है, राइट? और अब मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि देखो डेटा तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया है, राइट, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, आप लोगों ने काम बिल्कुल ही बढ़िया किया है, पर इसी काम को और कंटिन्यू करो। नेक्स्ट वीक दोस्तों जब हम लोग मिलेंगे तो हमारे पास एकदम पूरे भारत का जस्ट अंदाजा लगाओ, सारे अच्छे अच्छे सेक्टर में हमको पता होगा कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। नेक्स्ट वीक हम इतनी बेसिक पे बात नहीं करेंगे, सीधे सीधा हम लोग आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे कि चलो फार्मा में कौन अच्छा है, पैकेज में कौन अच्छा है, कितना डेप्थ है, अदर अप्रैल में कौन अच्छा है, राइट? क्योंकि आज हमने काफी बेसिक चीजों पे चर्चा कर ली है। कर पाओगे नेक्स्ट वीक तक सब लोग, क्या कहते हो? ये काम कर दिया, किसी के टिप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले 20 साल तक, राइट? मैंने देखा है, मैंने 10 साल पहले रिलैक्सो सिलेक्ट किया था, आज भी वही अच्छी है फुटवेयर में, राइट? तो कंपनियां दोस्तों बदलती नहीं है। अब भी मैंने जस्ट 2-3 महीने पहले टीटीके ऐड किए, पिछले कोविड में मैंने टीटीके ऐड किए, यही टीटीके 2009-2010 में भी ऐड किए थे, टीटीके प्रेस्टीज, राइट? सो कंपनीज डू नॉट चेंज। हाँ ये बात और है, कुछ नए नए सेक्टर आएंगे और वो सेक्टर में से आपको और नई कंपनियां मिलेगी, राइट? पर पुराने जो सेक्टर है, ये सब सेक्टर में कंपनियां चेंज दोस्तों नहीं होती, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे। तब तक एकदम परफेक्ट अपने अपने सेक्टर पे कंप्लीट काम कर लीजिए, राइट? तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you everyone. Goodbye.